कि एक टाइम पे इंडिया और अंटार्कटिका एक दूसरे से जुड़े हुआ करते थे, एक दूसरे से अलग नहीं थे, एक ही लैंड बॉडी का पार्ट हुआ करते थे। ये सोच करके इनको लगता हो रही बाबा ऐसा भी था क्या कभी। दोहन है, उससे क्या होता है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और वो हमारे ऊपर एक छत की तरीके है। हमारी पूरी दुनिया को अगर हम घर मान ले तो अपने घर के ऊपर एक छत की तरीके कार्बन डाइऑक्साइड फैल रहा है और उसकी वजह से हमको बहुत ज्यादा गर्मी का सामना करना पड़ेगा आने वाले समय में। ड्रॉप ऑफ वाटर, एक पानी की बूंद और सीधे पैसिफिक ओशियन। भैया ये तो एक पानी की बूंद और सीधे पैसिफिक ओशियन, ये भी बिल्कुल सही है। तो मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर आदित्य भैया आप सभी का दिल खोलकर स्वागत करता हूं और आज के वन शॉट में हम जाने वाले हैं अंटार्कटिका, यानी कि जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। यानी कि आप सभी जानते हो जर्नी का मतलब होता है यात्रा और इसके बाद है एंड यानी कि समाप्ति। और अर्थ की समाप्ति कहां पर मिलेगी? इसी ठंडी सी वादियों पर जहां है अंटार्कटिका, जहां पे आपको सिर्फ दो चीजें देखने को मिलेंगी, एक सफेदी और एक नीला आसमान। पूरा जगह जगह पेड़ सफेद, जमीन सफेद, सब कुछ सफेद दिखेगा और आपको नीला आसमान देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं इस चैप्टर के बारे में। उससे पहले जान लेते हैं आखिरकार लिखा किसने है इसको। तो लिखने वाली का नाम है तिशानी दोशी। हाँ, आप लोग धोखा मत खाइएगा, भारत की रहने वाली है, मद्रास की। तो तिशानी दोशी इज अ पोएट। कौन कौन क्या क्या है ये? पोएट है, जर्नलिस्ट है, साथ ही ये डांसर भी है। बताइए भाई साहब, पोएट है, जर्नलिस्ट है, डांसर है, फ्रॉम इंडिया। सी हैज पब्लिश सम बुक्स ऑफ पोएट्री एंड फिक्शन। और इन्होंने क्या कर रखा है भैया? पोएट्री भी लिख रखी है और फिक्शन। फिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्शन को बोलते हैं कुछ काल्पनिक कहानियां भी लिख रखी है ना। काल्पनिक कैसे लिखोगे? काल्पनिक ऐसे गलत ही जाएगा, काल्पनिक। हाँ जी, कुछ काल्पनिक कहानियां भी लिख रखी हैं, यानी कि कुछ फिक्शन का काम भी कर रखा है। सी हैज बीन वाइडली अप्रिशिएटेड, वाइडली यानी कि दूर दूर तक, अप्रिशिएटेड यानी कि इनको सराहा गया है दूर दूर तक। किस चीज के लिए? फॉर हर एसेज, इनके एसेज के लिए, इनकी पोम्स यानी कविताओं के लिए, इनकी शॉर्ट स्टोरीज के लिए। सी हैज ट्रेवल्ड अ लॉट। और आप जानते हो जैसे लड़कियों को भैया ट्रेवल करना और मार्केटिंग करना, शॉपिंग करना बड़ा पसंद होता है, तो इन्होंने भी सी हैज ट्रेवल्ड अ लॉट, इन्होंने भी बहुत सारी जगहों पर घूमी है जाकर के। एंड हर मोस्ट एक्साइटिंग जर्नी वाज टू अंटार्कटिका। और इनकी जो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग जर्नी थी वो कहां के लिए थी? वो अंटार्कटिका के लिए थी, क्योंकि अंटार्कटिका भाई दुनिया से अलग थलग जगह है। वहां पर जाना अपने आप में एक एक्सपीरियंस होता होगा जो आप इस चैप्टर में देखोगे और आपको वाकई में मजा आने वाला है। बहुत कुछ आप सीखने वाले हो, अलग अलग चीजें सीखोगे आप। जियोग्राफी के कुछ टर्म आएंगे, लेकिन चिंता मत करना, मैंने एकदम फोटो से, GIF से, वीडियो लगा के सब कुछ करके तुम्हें समझा दिया। जब तक भैया खड़े हैं तब तक टेंशन लेनी नहीं, टेंशन देनी। और देखने के बाद कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये सेशन कैसा लगा। कोई अगर डाउट है तो मुझसे पूछ लेना। चलो आगे बढ़े। तो आप देखने शुरुआत पे जब आप चैप्टर खोलोगे तो ऊपर ही एक लाइन लिखी, बड़ी प्यारी लाइन लिखी हुई है भैया। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, द अंटार्कटिका इज द बेस्ट प्लेस टू गो। बॉन वोयाज। अब ये बॉन वोयाज बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई। बॉन वोयाज CUET 2023 में पूछा गया। CUET 2023 में फॉरेन वर्ड्स के नाम पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए आपसे। जैसे आया था विव ला फ्रांस। विव ला फ्रांस चैप्टर नंबर 1 ऑफ द प्रोज फ्लेमिंगो वाली किताब का, जिसका नाम क्या है? द लास्ट लेसन। उसमें आ रखा था भैया विव ला फ्रांस यानी कि लॉन्ग लिव फ्रांस। वैसे ही बॉर्न का मतलब हैप्पी और वोयाज का मतलब जर्नी, तो हैप्पी जर्नी। फिलहाल यहां पर बोला गया अगर आप जानना चाहते हैं इस प्लेनेट के, इस धरती के पास्ट के बारे में, इसके भूत के बारे में, इसके वर्तमान के बारे में और इसके आने वाले भविष्य के बारे में, तो एक जगह जहां आपको जरूर जाना चाहिए वो है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका आपको जरूर जाना चाहिए। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? नाउ अब इसके थीम पर अगर हम बात करें तो थीम क्या बता रही? द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ इज एन एंटरटेनिंग अकाउंट ऑफ द ऑथर्स विजिट। क्या जानते हो आप? एंटरटेनिंग अकाउंट ऑफ द ऑथर्स विजिट टू द कूलेस्ट, सबसे ठंडी जगह, विंडीएस्ट, सबसे ज्यादा हवा चलने वाली जगह, एंड ड्राईएस्ट, सबसे ज्यादा सूखी जगह कॉन्टिनेंट है ये इन द वर्ल्ड। पूरे संसार में सबसे ज्यादा सूखी जगह है, सबसे ज्यादा ठंडी जगह है और सबसे ज्यादा तेज हवाएं वाली जगह है। मतलब यहीं पे गाना बना था क्या? चले जैसे हवाएं सनन सनन। अब आगे गा नहीं सकते उड़े जैसे परिंदे गगन गगन, क्योंकि यहां पे परिंदे होते नहीं है। यहां पे एक ही परिंदा होता है, पेंगुइन। वो ऐसे करके चलता है, डुमुक 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 करके। ठीक है, चलो। तिशानी दोशी होल्ड्स द ओपिनियन दैट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द अर्थ्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर वन मस्ट गो टू अंटार्कटिका। और तिशानी दोशी मानती है कि अगर तुमको जानना है पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के पास्ट के बारे में, पृथ्वी के फ्यूचर के बारे में, पृथ्वी के भविष्य के बारे में और अभी वर्तमान के बारे में, तो तुमको जाना मांगता काय को? अंटार्कटिका जाना मांगता। ठीक है, द स्टडी ऑफ दिस रीजन इज यूजफुल टू अस बिकॉज द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका। बहुत प्यारी बात है, समझिएगा। स्टडी ऑफ दिस रीजन, ये जो अंटार्कटिका है, यहां की पढ़ाई इतनी जरूरी है, यहां के बारे में जानकारी इतनी जरूरी है, बिकॉज द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री, क्योंकि जो संसार की जियोलॉजिकल हिस्ट्री है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्योंकि भैया अंटार्कटिका से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसा क्यों भैया? हम यहीं पर सीखेंगे चिमरौली में बैठ करके नहीं, हम मध्य प्रदेश में बैठ के सीखेंगे नहीं, हम तो धुरैया खेड़ा में बैठ के सीखेंगे। क्यों?
नहीं सीख सकते ना भैया, यहां पर पॉपुलेशन नहीं है। जब से ये शुरुआत हुई है धरती की, तब से लेकर के आज तक यहां पर ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है। इसका मतलब यहां पर ह्यूमन के जो चेंजेस है वो नेग्लिजिबल है। यहां पर आप दिल्ली में रहते हो तो भैया एकदम धुआं मचा रखा है, गर्दा मचा रखा है, लेकिन अगर आप अंटार्कटिका में रहते हो तो वहां की जो कार्बन डेटिंग करोगे, कार्बन डेटिंग क्या होती है, C14 एक होता है कार्बन का, होता है भैया 6C12। अब तुमको अगर बिल्कुल केमिस्ट्री नहीं आती तो हमको माफ करो, हम तो भैया साइंस बैकग्राउंड के, इसलिए हम थोड़ा बहुत जानते हैं। ठीक है, सुनो, C6C14, ये जो कार्बन 14 होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं भैया कार्बन डेटिंग के लिए यूज किया जाता है। इससे पता चलता है कौन चीज कितनी पुरानी है। इससे हम पता कर पाते हैं कि हमारी पृथ्वी कितनी पुरानी है, कितने आगे तक ये जा पाएगी, और बाकी क्या इस समय जो चीजें हैं पृथ्वी को प्रभाव डाल रही हैं। फिलहाल सीखते हैं आगे। चलिए आगे आप सीखोगे तो सी अकम्पेन्ड अ टीम ऑफ स्टूडेंट्स विजिटिंग द कॉन्टिनेंट। और किसके साथ गई है वो? कई सारे दोस्तों के साथ नहीं गई हैं, स्टूडेंट्स के साथ गई हैं टू द कॉन्टिनेंट, इस कॉन्टिनेंट में जाने के लिए। कॉन्टिनेंट जानते हो भैया, महाद्वीप। कितने महाद्वीप हैं हमारे पास? हमारे पास है भैया 5 और 2 7 महाद्वीप। बहुत सारे बच्चे दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका को एक ही मान लेते हैं और बोलते हैं अमेरिका। नहीं, 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? बताओ 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 बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है ना। एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, और कुछ बचा? और कुछ बचा हो तो तुम लोग बता लेना, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में तुम्हारी खुलाई है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़ो तो A thrilling experience of the ice miseries of this icy region, है ना। यहां पर बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस हुआ उनका, बहुत कुछ उन्होंने सीखा, और वही आपने क्या सीखा वो यहां पर बताएंगे आपको। तो फिलहाल आप इस चैप्टर में बात करने वाले हो, एक बंदी है जिनका नाम है तिशानी दोषी। तो ये अपना ट्रेवलॉग लिखेंगे। ट्रेवलॉग का मतलब क्या होता है भैया? यात्रा वृतांत। अगर तुमने हिंदी पढ़ रखी है, हिंदी के स्टूडेंट हो, तुमने एक वर्ड सुना होगा यात्रा वृतांत, कि कहीं पर आप जाते हो फिर उसके बारे में बताते हो कि वाह क्या वादियां थी, है ना, वादियों में मैं तो खो गया। तो वैसे ये भी गई है एक ऐसी जगह पर जहां से बहुत सारी नॉलेज आपको जानने को मिलेगी। थोड़ा सा जियोग्राफी का पार्ट आएगा, लेकिन परेशान नहीं होना, अपन ऐसा ऐसा वीडियो चलाएगा ना तुम्हारे लिए, तुमको देखने में समझ में आ जाएगा भैया ये है मतलब, ठीक है ना। कोई भले जियोग्राफी का जी ना जानता हो, लेकिन जितना इस चैप्टर में आया है उतना एक एक तुमको समझ में आएगा, भैया का वादा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो चैप्टर होता है शुरू, उससे पहले सिग्निफिकेंस जानते हैं चैप्टर का, कि आखिरकार चैप्टर जरूरी क्यों है, पढ़ना क्यों है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी चीज को पढ़ क्यों रहे हैं, खाना क्यों खा रहे हैं, भैया एनर्जी मिलती, पानी क्यों पी रहे हैं, प्यास लगी है, नाच क्यों रहे, अरे खुशी मिलती, कपड़ा क्यों पहने, अरे सब छुपाना है बाबा, सब देख लेंगे, शर्माना पड़ेगा फिर। तो अगर सबका रीजन पता है, हाथ में ये क्यों लियो, लिखने के लिए, ये क्यों लियो भैया, चेंज करने के लिए, कपड़ा काय पहने हो, ठंडी लग रही, घड़ी काय पहने हो, स्टाइल के लिए। वैसे मोबाइल में ही देखते हैं अपना टाइम, लेकिन थोड़ा देखने में अच्छा लगता है कि हाँ यार यूट्यूब पे आए हैं, घड़ी वड़ी चमकाएंगे, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करेंगे। चलो, सिग्निफिकेंस ऑफ द चैप्टर, द स्टोरी डिपिक्ट्स यानी कि बताती है अ ह्यूज चेंज इन क्लाइमेट विद पासिंग ईयर्स, कि भैया स्टोरी हमें बताएगी कि जो हमारा क्लाइमेट है, जो हमारा वातावरण है, बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है, उसमें बदलाव देखे जा रहे हैं। द प्लेस हैज लॉस्ट अ लॉट ऑफ फ्लोरा एंड फोना, और जो हमारा धरती दुनिया है उसने बहुत सारी फ्लोरा और फोना को खो दिया है। अब ये फ्लोरा फाना क्या होता है हमको बताओ भैया। तो भैया फ्लोरा किससे बना? फ्लावर से। फ्लावर हो क्या, पुष्पा नहीं हो क्या, फ्लावर समझे क्या, है फूल समझे क्या, अपन पुष्पा भाऊ है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फ्लोरा यानी कि फ्लावर, और फौना यानी कि जो जीव होते हैं। अब देखो पृथ्वी कैसी हुआ करती थी, प्यार मोहब्बत वाली, और कैसी हो गई है, देख रहे हो। कैसी हुआ करती थी और कैसी हो गई है। कैसे? क्योंकि हम लोग है ना भैया, गाड़ी चलानी है 180 पे, बू बू, है ना, चिमनियां भी खोलनी है, बिजनेस भी बड़े बड़े चलाने, तो कहां से होगा सब, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है भैया, बता रहा है हमारा बच्चा गोल्डन हार्मनी की हमारे आशीर्वाद से 70 नंबर आए। बेटा बहुत खुश रहो यार, ठीक है, बहुत खुशी की बात है। फ्लावर एंड एनिमल, सर जी आपके आशीर्वाद से। अच्छा तुम्हारे कमेंट भरे पड़े, देख लिया मेरे भाई, देख लिया, 70 नंबर लाने के लिए बधाइयां, इसको और बूस्टअप करने की आवश्यकता है, ठीक है ना जी। मोर ओवर फॉर ओवर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना फ्लरिश्ड, बता रहे लगभग 500 मिलियन सालों तक गोंडवाना जो था फ्लरिश करा। भैया गोंडवाना क्या होता है, अभी चैप्टर में आएगा, आपको बताएगा, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। गोंडवाना 500 सालों तक फ्लरिश हुआ, यानी कि फलता फूलता रहा। द एक्सटिंक्शन ऑफ द ह्यूज लिविंग बींग्स, एक्सटिंक्शन का मतलब क्या, विलुप्त होना शुरू हो गए ह्यूज लिविंग बींग्स, जो बड़े बड़े भैया लिविंग बींग्स थे, बड़े बड़े जो जानवर हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर्स। अंटार्कटिका एंड इंडिया गॉट सेपरेटेड, तभी अंटार्कटिका और इंडिया दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए। अरे भैया ये क्या पता चल रहा है, अंटार्कटिका और इंडिया एक ही थे क्या? हाँ, एक लैंड हुआ करता था पैंजिया, एक सागर हुआ करता था टेथिस सी, टेथिस सागर। चलो अच्छा, ज्योग्राफी में नहीं जाएंगे। This story is a brief encounter of everything that would happen and that happened. ये स्टोरी आपको बताएगी कि जो अभी तक हुआ है और जो आगे हो सकता है हमारी पृथ्वी के साथ। An overview of how it can affect mankind to a larger extent. और ये भी बताता है कि जितना भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, किस तरीके से हमारी देश दुनिया को, इंसान को बदल सकता है, किस तरीके से हमको अफेक्ट करता है, किस तरीके से हमको आहत करता है। Now I am ready. Are you ready?
कमेंट सेक्शन में बताओ बाबा, अगर तुम रेडी हो तो अपन करने वाले शुरुआत एकदम टोनी स्टार के स्टाइल में। यस, नाउ अति आरंभ। शुरुआत होता है यहां से चैप्टर। द स्टोरी इज बेस्ड ऑन अ ट्रेवलॉग। ट्रेवलॉग यानी कि बोले तो यात्रा वृतांत, हिंदी में लिखना मांगता अपने को, यात्रा वृतांत है ना, यात्रा के बारे में बताया जा रहा है। तो ये यात्रा वृतांत है। रिटन बाई, लिखा किसने? तिशानी दोषी जी ने। भारत में रहने वाली है तिशानी दोषी। द ऑथर मेक्स अ टूर टू अंटार्कटिका। कहां गई? अंटार्कटिका घूमने के लिए गई है। विच कंटेन्स 90% ऑफ द टोटल आइस ऑफ द अर्थ। भैया ये ऐसी जगह घूमने गई है जहां पर पूरी दुनिया की 90% बर्फ पाई जाती। कितनी? 10 नहीं, 20 नहीं, 90% बर्फ पाई जाती है। सी मेंशंस दैट सी ट्रेवल्ड 100 आवर्स इन ऑर्डर टू रीच अंटार्कटिका। और वो बताती है कि भैया 100 घंटे उनको ट्रेवल करना पड़ा, कभी मोटरसाइकिल से, कभी कार से, कभी शिप से, कभी प्लेन से, कभी इससे, कभी उससे। बहुत उनको क्या करना पड़ा? बहुत उनको करना पड़ा ट्रेवल। 100 घंटे का ट्रेवल करना पड़ा। द मूवमेंट, और जब वो क्षण आया, कौन सा वो प्यारा सा क्षण है? गाना नहीं है? ओ बे अंतिम बेला आई है, नहीं याद आ रहा है, छोड़ो। The moment she got her feet on the landscape, she got a feeling of major relief as the journey was too long। और जैसे ही उनके कदम पड़े हैं, जैसे ही उनके कदम कहां पड़े हैं? ससुराल में नहीं, अंटार्कटिका में। ज्यादा नहीं भाई को। जब उनके कदम पड़े अंटार्कटिका में, वैसे ही उनको रिलीफ मिल रहा है। रिलीफ मिल रहा है किस बात का? उनको बहुत ही सुकून मिल रहा है। ठीक है, काश ये पीपीटी भी क्या होती, एक व्हाट्सएप चैट होती तो भैया सुकून वाला लगा दी, सुने ऐसे करके, ये वाला इमोजी जो होता है। ठीक है, तो जैसे ही उनका वहां पर कदम रखा तो उनको सुकून मिला, क्योंकि जर्नी बहुत लंबी थी और लंबी जर्नी में आदमी थक जाता है, फिर मन करता है कितनी जल्दी पहुंचे। जो डेस्टिनेशन है वहां पर पहुंचने के लिए अगर सफर अच्छा नहीं है तो मंजिल नहीं मिलती। इसीलिए सफर का अच्छा होना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो CUET पे भी बैच आएगा ना, उसका नाम यही होगा, सफर। मेरा वाला है ना, मैंने ही नाम ये सोचा है, सफर। चलो, अर्ली दिस ईयर, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अर्ली दिस ईयर बता रही इस साल की शुरुआत में, आई फाउंड माई सेल्फ अब्रॉड अ रशियन रिसर्च वेसल द अकेडमी सोकैल्स्की। क्या नाम है? अकेडमिक सोकैल्स्की। फिर से अकेडमिक सोकैल्स्की बोलो घर पे बैठ करके, अकेडमिक सोकैल्स्की। तो भैया वो बता रही है कि मैं कहां जा रही थी? अकेडमिक सोकैल्स्की में बैठ करके मैं जा रही थी, जो कि एक रशियन रिसर्च वेसल है। वेसल का मतलब क्या है यहां पर? वेसल का मतलब है शिप। रिसर्च शिप बोल दो यार, रिसर्च शिप। रशियन रिसर्च शिप पे बैठ करके जा रही थी। कहां पर? हेडिंग टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट, जो दुनिया का सबसे ठंडी जगह है, जो दुनिया की सबसे सूखी जगह है, जो दुनिया की सबसे ज्यादा तेज हवा वाली जगह है, कॉन्टिनेंट है जो ऐसा इन द वर्ल्ड। और वो जगह कौन सी? अंटार्कटिका। माई जर्नी बिगेन 13.9 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। भैया आप सभी जानते हो ये है हमारी प्यारी सी दुनिया, और इसके बीच से एक इमेजिनरी लाइन बना दी जाती है, इक्वेटर, जिसको बोलते हैं 0 डिग्री। भैया इसके ऊपर कहां से? भैया 13.09 डिग्री से क्या जा रही है भैया? 13.09 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास। कहां से चलना शुरू करती? मद्रास से। एंड इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स। अब भैया इतने सारे देश हैं दुनिया भर में, कैसे? हमको तो नहीं मानना है भैया, चलो मनवा देते हैं तुमको। चलो, ये हो गया दुनिया। दुनिया का मैप ऐसे करके हमने रख दिया है। यहां तुम देखोगे क्या? यहां तुमने देखा नॉर्थ अमेरिका। यहां तुम क्या देखोगे? यहां पे तुम देखोगे साउथ अमेरिका। ठीक है, फिर इधर की बात कर दो तो ये ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके ये आ गया तुम्हारा अफ्रीका। क्या आ गया? ये तुम्हारा अफ्रीका। फिर इधर ऊपर करके चिकन 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 चिंग 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 जुइंग। ठीक है, यहाँ चिंग 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 जुइंग। ये हो गया तुम्हारा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड, ये इधर वाला पार्ट हो गया यूरोप, ये इधर वाला पार्ट हो गया एशिया, और ये इधर वाला पार्ट हो गया ये चिंग 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 चिंग, ये इधर वाला पार्ट हो गया ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर किंजिंग 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 ये वाला पार्ट हो गया अंटार्कटिका। ठीक है, पूरा हो गया मामला। 1 2 3 4 5 6 7 7 बना दिए। अब देखो ये चलना कहां शुरू करें? यहां पे मान लो इंडिया एशिया में, तो भैया अब ये जब यहां से चलना शुरू करेंगी, किधर चलना शुरू करेंगे भैया? ये इधर से चलना शुरू करेंगे, ऐसे करके गुइंग 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 करके ऐसे करके नीचे आई होंगी। तो भैया इन्होंने कितने, हर एक जगह का टाइम जोन अलग अलग होता है। ग्रीनविच रेखा जो हमारी दुनिया के बिल्कुल बीच बीच में मानी जाती है ना, 81.5 ऐसा डिग्री, मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है, तो वो ग्रीनविच रेखा है ना, मानक समय रेखा। ऐसे इन्होंने कितने खूब सारे इन्होंने क्या पार किए, ये समझ गए? ऐसे ही बना देता हूं मैं वर्ल्ड मैप ऐसे करके चट्ट से। चलो, बच्चा बोल रहा प्लीज टेक माय नेम। नहीं लूंगा यार, अजीब सा नाम है तुम्हारा। क्या है ये? फिनोमिना एलेक्स। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो भैया 9 डिग्री जोन है ना, इन्होंने 9 टाइम जोन्स पार किए, 6 चेक पॉइंट्स पार की, 3 बॉडीज ऑफ वाटर पार की, एंड एट लीस्ट एज मेनी एज इकोस्फीयर्स, और खूब सारे इकोस्फीयर्स भी पार किए। ये भैया इनकी सुलेंस्की थी, इन्होंने पूरी दुनिया में एकदम पार करते हुए चली जा रही। चलो आगे।
By the time I actually set foot on the Antarctica continent, I had been traveling over 100 hours in combination of car, aeroplane and ship. और बता रही जब तक मैं वहां पर पहुंची उससे पहले मैं 100 घंटे की यात्रा कर चुकी थी, एक कार के अंदर बैठ के, एरोप्लेन में बैठ के, शिप के अंदर बैठ के. So my first emotion on facing Antarctica's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief. तो सबसे पहली चीज जो मैंने महसूस की, कहां पर, जो सबसे पहली चीज मैंने महसूस की जब मैं अंटार्कटिका के एकदम एक्सपेंसिव मतलब बहुत बड़ा, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ लैंडस्केप है जो एकदम सफेद है, बर्फ से ढका हुआ है, और अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजॉन, यानी कि एक तरफ सफेदी है, इसको देखो, एक तरफ सफेदी और ऊपर क्या है, ब्लू है, और कुछ दिखेगा ही नहीं क्योंकि इतनी बर्फ पड़ी, पेड़ में भी भैया सफेद सफेद बर्फ है, केवल एक सफेद कलर और ऊपर ब्लू हॉरिजॉन है ना. इधर दिख रहा है दूर दूर तक सफेदी और ऊपर ब्लू हॉरिजॉन. ये देखते ही उनकी आंखों में क्या आई, पहुंच गए, रिलीफ आया, सबसे पहले राहत मिली उनको. फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, और उसके तुरंत बाद, इमीडिएट का मतलब है तुरंत बाद, क्या है, प्रोफाउंड, बहुत बड़ा, वंडर, आश्चर्य, अरे बाबा इतनी सफेदी बाबा, एकदम भोगाल कटा हुआ इधर तो, ठीक है. प्रोफाउंड वंडर, वंडर एट इट्स इमेंसिटी, किस बात पर उनको वंडर हो रहा है, कितनी बड़ी जगह है यार, कितना इमेंस है, कितना दूर तक फैला है. और सुनो बहुत प्यार से, ये वाली लाइन देखो, अलग से कलर की है, यानी कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इट्स आइसोलेशन, आइसोलेशन यानी कि बिल्कुल अकेला है ना, तो यहां पर लोग हैं ना, खास जानवर मिलेंगे ना, ज्यादा आपको पशु मिलेंगे ना, पक्षी मिलेंगे ना, ज्यादा पेड़ पौधे मिलेंगे, आइसोलेशन है एकदम, है ना, अकेला पड़ा हुआ है. बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास. और ये सोच रही यार कैसे ऐसा संभव है कि एक टाइम पे इंडिया और अंटार्कटिका एक दूसरे से जुड़े हुआ करते थे, एक दूसरे से अलग नहीं थे, एक ही लैंड बॉडी का पार्ट हुआ करते थे. ये सोचकर के इंक्लूड हो रही बाबा, ऐसा भी था क्या कभी. आगे देखते हैं, देखते देखते सब समझ जाओगे, ठीक है ना. लैंड मास, अब देखो इस तरीके से भैया डिस्कवरी ऑफ अर्थ में देखोगे तुम कैसे कैसे बना, ये तो चलो फोटो लगा दी हमने प्यार से तुमको, अभी समझाते तुमको, है ना. इस तरीके से हुआ करता था सारा का सारा पार्ट. ये तुम्हारा क्या है जो तुम इधर देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट, ये तुम्हारा अंटार्कटिका है. अभी दिखाएंगे तुमको, होता हुआ दिखाएंगे. ये देखो इधर तुमको अभी देखने को मिलेगा, ये तुम देख रहे हो, ये देखो हो रहा है, अलग हो रहा है. अभी तुमको सब दिखाएंगे, परेशान नहीं होने का, और भी चीजें तुमको दिखाने वास्ते. ये देखो, ये तुमको यहाँ पे भी दिखाएंगे किस तरीके से ये जो ड्रिफ्टिंग, अलग अलग से शब्द आएंगे, सबके लिए फोटो लेके आए अपन, सबके लिए वीडियो है छोटे छोटे, सब समझाएंगे, परेशान नहीं होने का भैया. जब तक खड़े हैं तब सब टेंशन लेनी नहीं है, टेंशन देनी है किसको, भैया को. भैया ले रहे हैं तुम्हारी. 650 मिलियन ईयर्स अगो, लगभग 650 मिलियन साल पहले, अ जायंट अमलगमेटेड सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, जायंट यानी कि बहुत बड़ा, देखो जायंट यानी कि बहुत बड़ा, है ना, अमलगमेटेड यानी कि मिला हुआ, अमलगमेटेड यानी कि मिला हुआ, सुपर कॉन्टिनेंट, सुपर कॉन्टिनेंट यानी कि एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो बहुत बड़ा है, उसका नाम क्या था, गोंडवाना लैंड. ये हो गया पूरा का पूरा, ये जो पार्ट तुम देख रहे हो पूरा क्या है, गोंडवाना है. क्या है ये, गोंडवाना. लिखो पे कॉमेंट में गोंडवाना. करण शर्मा बोल रहे हैं यू आर ग्रेट, बहुत बहुत धन्यवाद. चलो ठीक है, क्लियर है मामला. आइसोलेशन का मतलब होता है सेपरेट होना, बिल्कुल सही बात है. चलो बढ़ते हैं. गोंडवाना डिड इंडीड एग्जिस्ट. अब देखो सोच रही 650 साल पहले एक ऐसा लैंड था, अमलगमेटेड यानी कि मिला जुला, सुपर कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट महाद्वीप और एक महाद्वीप, है ना, सारा 10-15 देशों को, 10-15 कॉन्टिनेंट को मिलाकर के बन जाए, ऐसा है ना. तो भैया डिड इंडीड एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट करता था, जो वाकई में था, सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका. और ये कहां हुआ करता था, जहां पर आज के समय में अंटार्कटिका है, उसी जगह पर ये पूरा का पूरा पाया जाता था. थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, उस समय में चीजें अलग हुआ करती थी. ह्यूमंस हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोब सीन, और उस समय तक इंसानों का उद्भव नहीं हुआ था, यानी कि इंसानों का जन्म नहीं हुआ था. एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, और उस समय जो क्लाइमेट था, जो पूरा का पूरा वातावरण था, वो बहुत गर्म हुआ करता था, वार्म हुआ करता था. होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, और उस समय बहुत सारी, होस्टिंग यानी कि ये जो पूरा का पूरा इकोस्फीयर था, होस्ट करता था. होस्ट कौन होता है, घर का जो मेंबर होता है. अगर आप किसी को बुलाते हो तो आप क्या, मैं होस्ट हूं भैया, मैं बुला रहा हूं मेहमान को अपने घर पे, तो वैसे ही होस्ट करता था किसको भैया, ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, बहुत सारी दुनिया भर के लोगों को, ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना. फ्लोरा का मतलब क्या, फ्लावर्स, एंड फौना का मतलब क्या, एनिमल्स. फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, 500 सालों तक गोंडवाना क्या किया, थ्राइव किया. थ्राइव का मतलब क्या होता है, मतलब फलता फूलता रहा. थ्राइव का मतलब 500 सालों तक गोंडवाना फलता फूलता रहा. बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट एंड द एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडरवे, द लैंड मास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे. लेकिन एक समय आया, एक समय कब आया, जब ये बड़े बड़े जानवर थे, डायनासोर जैसे, ये वाइप्ड आउट हो गए, यानी कि इस ग्लोब से, इस धरती से भैया क्या हो गए, विलुप्त हो गए, चले गए, उनका एक्सटिंक्शन हो गया. एंड द एज ऑफ मैमल्स, और मैमल्स का समय है. मैमल्स यानी कि वो लोग जिनको स्तनपाई बोलते हैं. स्तनपाई बोले तो हिंदी में मैमल्स को स्तनपाई बोलते हैं, जो लोग बच्चे को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते बल्कि जन्म देते हैं और उनको अपना दूध भी पिलाते हैं, उन्हें बोलते हैं मैमल्स. और जब मैमल्स का जन्म हुआ,
है ना, तब लैंड मास, मैमल्स यानी कि इंसान, मैमल्स भी क्या इंसान है ना, इंसान भी देखो, माताएं देखो बच्चों को दूध पिलाती हैं, हम लोग भी भैया बच्चे पैदा करते हैं, अंडे तो पैदा करते नहीं है। तो इसीलिए जब इंसानों का उद्भव हुआ तब भैया जैसा आप ग्लोब आज देखते हो ना, इंडिया का अलग नक्शा, पाकिस्तान का अलग नक्शा, चाइना का अलग नक्शा, यूएसए का अलग नक्शा, कनाडा का अलग नक्शा, नेपाल का अलग नक्शा, इसका उसका सब, तो ये तब हुआ, तब बना जब इंसान इस धरती पर आया। उससे पहले सब एक तरीके का दिखा करता था। अभी सब समझ में आएगा कि भैया गोंडवाना क्या था, किस तरीके से इंडिया और अंटार्कटिका जुड़े हुए थे, अभी सब समझ में आएगा भाई, है इधर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए, इंडिया वॉज वंस अटैच टू अंटार्कटिका। देखो जिस तरीके से यहां देख रहे हो अंटार्कटिका किस तरीके से एक ही हुआ करता था, फिर यहां से अपना भैया इंडिया अलग हुआ और इंडिया अलग होता चला जा रहा, चला जा रहा, चला जा रहा, चला चला, ये लगा जाके एशिया में। देखो यहां पर सब सेम है, ये इंडिया ये अंटार्कटिका है, ये वाला इंडिया है, ये वाला अंटार्कटिका है। देखते चलो, मैं जब तक समझा नहीं दूंगा तब तक जाऊंगा नहीं। इस बार अपनी निगाहें दो जगह पर रखना, कहां पर रखना मैं बता रहा हूं तुमको। ये है इंडिया, ये पूरा एशिया, और ये अंटार्कटिका। अब देखो अंटार्कटिका नीचे जा रहा है, इंडिया चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, वो नीचे चला जा रहा है और ये ऊपर चला गया, चला गया, चला गया, और कहां लगा जाकर के एशिया में जाकर के लग जाएगा। इसी तरीके इंडिया और अंटार्कटिका एक थे, लेकिन अब क्या हो गए, दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, ठीक है ना। बाटी, हेलो बेटा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये समझ गए होगे तुम, आई थिंक। बढ़ते हैं आगे। अब देखो, टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी पार्ट ऑफ हिस्ट्री। अगर आप आज अंटार्कटिका जाते हो तो एक हिस्ट्री के बारे में जानोगे, अपने इतिहास के बारे में जानोगे कि आखिर वाकई में क्या थी चीजें। टू गेट अ ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम, ये जानने को मिलेगा हम आए कहां से हैं, एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और हम कहां की ओर जा रहे हैं, क्योंकि यहां पे जितने भी चेंजेस आपको दिखाई देंगे वो प्योर चेंजेस होंगे। आगे, इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वाड्रिलेटरल फोल्ड्स, और ये आपको समझना पड़ेगा कि सिग्निफिकेंस क्या है क्वाड्रिलेटरल फोल्ड्स का। ये जो फोल्ड्स पढ़े ना, अभी फोल्ड्स समझ में आएगा, ये क्या है भैया, नई चीजें ला रहे हो, कोई नहीं भैया है, सब समझ जाओगे, अभी आगे आएगा, है ना। सिग्निफिकेंस ऑफ क्वाड्रिलेटरल फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, और भैया ये प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, ठीक है ना। ये पेपर में नहीं पूछेगा, ये वाला भी हम बताएंगे। ओजोन एंड कार्बन इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, when you think about all that can happen in million years, it can get pretty mind blogging, है ना। एक समय ओजोन थी, कार्बन था, साथ ही साथ, है ना, चीजें एवोल्यूशन हो रहा था, यानी कि चीजों का उद्भव हो रहा था, वहीं पर एक्सटिंक्शन, चीजें विलुप्त हो रही थी। मैमल्स आ रहे हैं, बड़े बड़े जानवर पृथ्वी से जा रहे हैं, मैमल्स इंसानों का उद्भव हो रहा है, बड़े बड़े जानवर वहां से उठते चले जा रहे हैं, मतलब कि उनका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं रह गया है। तो इन मिलियन सालों में क्या क्या हुआ होगा, अगर आप सोचने बैठो तो माइंड ब्लॉगिंग है ये, आपका दिमाग चकरा जाएगा, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, यार कितना कुछ है सोचने को, है ना, देयर इज अ लॉट। आगे बढ़ेंगे तो इमेजिन, आप ये बात इमेजिन करिए, आप सोचिए, कल्पना कीजिए, इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रेस्ट। इधर ध्यान दो, फोटो भी समझाते हैं। इंडिया पुश कर रहा है नॉर्थवर्ड्स, यानी कि जो इंडिया ऊपर की तरफ खिसक रहा है। आप यहां पर देखो, इंडिया ऊपर की तरफ खसक रहा है, और एशिया को कैसे बना दी, यहां पर जो फोल्ड्स बने, ये देखो फोल्ड्स बन गए, ये देखो फोल्ड्स बने, इसी को बोलते हैं भैया हिमालयाज बने। इस तरीके से फोल्ड हो गया, देखो कैसे जमीन खिसकती चली जा रही है अंदर से। इसी को यहां पर क्या बोला गया, यही है भैया तुम्हारे ये प्यारे से वर्ड, जो कहां गया, आजा बाबा, ये कॉर्डिलेटरल फोल्ड्स, यही है कॉर्डिलेटरल फोल्ड्स, जिससे भैया क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ था। अभी समझो कहां गया, इमेजिन करो कि इंडिया क्या कर रहा है, पुश कर रहा है नॉर्थवर्ड्स, कि भैया इंडिया ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, पुश कर रहा है पूरी दुनिया को, है ना, पूरी दुनिया खास करके एशिया को ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है। जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट, और जैम कर रहा है इसके क्रस्ट को। क्रस्ट यानी कि जो धरती का ऊपरी पार्ट होता है ना, क्रस्ट, मेंटल, कोर, दो तीन पार्ट्स होते हैं। कोर सबसे अंदर होता है, फिर उसके ऊपर मेंटल होता है, उसके ऊपर क्रस्ट होता है। कहते हो भैया इतना जियोग्राफी कैसे आता है, इतना नहीं, बेसिक है ये, तुमको भी आना चाहिए, अगर तुम भले नहीं पढ़ते हो तो भी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड, जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट, एंड क्रस्ट यानी कि ये जो पृथ्वी का ऊपर का पार्ट है, एंड फॉर्म द हिमालयाज, और ऐसे ही हिमालयाज का जन्म हुआ। यहां पर आप देखोगे, है ना, किस तरीके से भैया ये जो जमीन का ऊपरी वाला पार्ट है वो एक घसीटता चला जा रहा है, और उसने क्या कर दिया, तभी मोड़ आ जाता है। कभी तुम चद्दर को देखो, चद्दर को ऐसे खसकते चले जाओ, चद्दर में मोड़ आ जाते हैं, वैसे ही जमीन पे मोड़ आ गया, बहुत सालों में हुआ ये। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका क्या हुआ भैया, अलग हो गया, तो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका अलग हो गए। और ओपनिंग द ड्रेक पैसेज, और उसके बीच में क्या बन गया, पानी की जगह बन गई, टू क्रिएट अ कोल्ड सरकमपोलर करंट। और आज तुम देखोगे तो जो नॉर्थ अमेरिका है ना, जो आपका नॉर्थ अमेरिका है और जो आपका साउथ अमेरिका, उसके बीच में भैया क्या, ठंडी वेव्स बहती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, ठीक है ना। वही यहां पर बोल रहे हैं करंट कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड, और अंटार्कटिका पीछे रह गया, फ्रिजिड यानी कि एकदम कोल्ड रह गया, डेसोलेट यानी कि बिल्कुल अकेला रह गया, एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और अंटार्कटिका बिल्कुल दुनिया के नीचे आकर के रह गया, एकदम बॉटम में आकर के रह गया, ठीक है ना। सभी को क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ोगे तो फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन, अब देखो
साउथ इंडिया में रहते हो तो गर्मी तो झेलनी पड़ेगी, क्योंकि तुमको पता है हमारी इक्वेटर से जितना भी नीचे वाला पार्ट होता है वहां पर गर्मी पड़ती है, ठीक है ना, मतलब इक्वेटर के आसपास वाला पार्ट। और आपको पता है जो इंडिया है उससे इक्वेटर होकर के गुजरता है, ठीक है ना। तो बता रहे फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन, भैया सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, 2 वीक्स इन अ प्लेस वेयर 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड इज अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट, है ना। आगे लिखा है नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस बट आल्सो फॉर द इमेजिनेशन। अब यहां तक बात समझते हैं, मेरी जैसी व्यक्ति के लिए, तिशानी दोस्ती अपने लिए बोल रही, मैं कहां से हूं, मैं इंडिया से हूं। इंडिया में कहां से, मद्रास से हूं। मद्रास आता है इंडिया के सदर्न पार्ट में, और सदर्न पार्ट में भैया सूरज ज्यादा टाइम पे रहता है, मतलब कि वहां पे क्योंकि गर्मी रहती है तभी वहां के लोगों का देखो रंग भी काला होता है। हर चीज का जियोग्राफिकल रिलेशन होता है। अब जैसे कि अगर आप सोचो कि यूरोप में पैंट पहना जाता है, टाई पहनी जाती है, सूट पहना जाता है, लेकिन हमारे यहां क्योंकि वहां पे ठंडी पड़ती है, ठंडी में आप टाइट कपड़े पहनोगे। हमारे यहां भैया गर्मी वाला देश है, इसलिए हम लोग पहले क्या पहनते, धोती पहनते थे। कभी भी हम लोगों ने कोई चीज टेलर वाली पहनी नहीं, हम लोग धोती पहनते थे। भैया ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया, आदमी ने धोती पहन ली, ऊपर से गमछा डाल लिया, हो गया। क्यों? क्योंकि भैया हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है, हमको चाहिए खुली हुई चीजें, हमारे शरीर पर हवा लगती रहे। वहां पर गर्मी है इसलिए वो एकदम ऐसे, उनकी जरूरत है। हम क्यों सीख गए ऐसा वेस्टर्नाइजेशन से कि भैया उनकी इंटरव्यू में क्या बोलते हैं, भैया अपने हाथों को ऐसे रखो, क्यों रखे? हम लोग भैया बखान करके बताते हैं, अरे फलाने से मिले थे, ये हो गया। क्यों क्यों क्यों? गर्मी है हमारे यहाँ, जियोग्राफिकल कंडीशंस हमारी अलग है। तो जब हम एक्सपेंड करेंगे तब हम भैया हमारे शरीर को हवा लग पाएगी पूरे को। वहां ठंडी है इसलिए वो ऐसे करके बैठते हैं, ठीक है ना। उनके जेस्चर पोस्चर कम होते हैं। तुम इंटरव्यू देने जाते हो, तुमको सिखाया क्या जाता है, जेस्चर पोस्चर कम दो, हाथ पैर कम चलाओ। क्यों कम चलाएं बे? हम इंडिया के हैं, हमारी अलग जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं। लेकिन अगर हम ऐसे करके बोल रहे हैं तो बोल नहीं, आपका देखो हाथ ज्यादा मूव कर रहा है। क्यों भैया करेगा मेरा हाथ मूव? इट गिव्स मी कॉन्फिडेंस टू मूव माई हैंड, है ना। इट गिव्स मी यू नो पावर टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग अबाउट। लेकिन नहीं, हमको तो पीछा करना था, हमको तो जूते पहनने थे। हम जूते पहनते थे? नहीं पहनते। जूते क्यों पहने? वहां ठंडी है, मोजे पहनोगे, जूते पहनोगे। और वहां पे परफ्यूम चलता था, हमारे यहाँ परफ्यूम क्यों नहीं चलता? भैया वो ठंडी के वाले देश यूरोप का, ठीक है, वहां पे वो क्या करते हैं, वहां पे भैया उनको 4 दिन नहाना है तो भैया डिओड्रेंट मार के चलेंगे। हमको रोज नहाना है फिर भी हम डिओड्रेंट लगा रहे हैं। क्यों? नकल कर रहे हैं, फालतू की नकल। जब तुम रोज नहा रहे हो तो डिओड्रेंट किस लिए चाहिए तुमको? ठीक है, ये वो सारी चीजें हैं जो गलत है। अब जैसे हमारे यहाँ खड़ाऊ पहनी जाती थी, खड़ाऊ का बेसिक मतलब है, खड़ाऊ होती थी लकड़ी की, वो आपको जमीन से अलग करती थी, है ना। खड़ाऊ क्या करती थी भैया? जमीन से आपको अलग करती थी, क्योंकि जमीन देखो आपको पता होगा ना, जमीन के अंदर कितना भी विभव डालो, कितनी फिजिक्स तुमने थोड़ी पढ़ी होगी, तो अगर तुम जमीन में एक लाइव वायर जिसमें करंट दौड़ रहा है उसको जमीन में छुआ दो तो पूरा का पूरा सोख लेगी, है ना। बोलते हैं ना दुनिया धरती की सबसे बड़ी धारित्रा यही है, धारिता, वो उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटर हमारी अर्थ ही है। वैसे ही आपको बहुत सारी चीजें ऐसी जो हम लोग गलत कर रहे हैं। जूता पहनते हैं, टाइट जूता पहन लिया तभी खुजली हो गई। हमको कभी टाइट जूते नहीं पहनने थे, हम लोग खड़ाऊ वाले लोग थे, हम लोग चप्पल वाले लोग थे। लेकिन अब हम जूते पहन रहे हैं, हम लोग मोजे पहन रहे हैं। क्यों पहन रहे हो भाई? कोई मतलब नहीं, हम लोग मिट्टी में खेलने वाले लोग, हमारे यहाँ गर्मी होती है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हो बाबा? हाँ माही दिख रहा है, बैड लव बोल रहा है जूली, बहुत प्यारा सा वर्ड, बढ़िया बेटा। अपनी जनरेशन को कृतार्थ कर रहे हो तुम। भैया हम कुछ पूछ रहे हैं, वो कमेंट शो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास मेरा टेलीग्राम पर कांटेक्ट है, ईमेल आईडी है, कहीं पर भी तुम लोग हमसे पूछ सकते हो। कोई समस्या परेशानी वाली बात थोड़ी है, वो तो ज्ञान बीच में निकल आता है, ठीक है ना। तो भैया समझना है, हेरिटेज सभी अच्छे, इंडियन हेरिटेज भी अच्छा है, यूरोपियन भी, लेकिन उनके लिए उनका अच्छा है, हमारे लिए हमारा अच्छा है। हम उनकी नकल क्यों करें भाई? वी डोंट नीड टू, राइट। चलो, ऐशप्रीत शिवानी संधारित्र बोलते हैं, हाँ वही धारित्र, संधारित्र, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ो। ये भैया सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, मेरे जैसी दिशानी दोस्ती बोल रही, मेरे जैसी बंदी के लिए जो भैया रोज सूरज को देखती हो, 2 हफ्ते ऐसे जगह में रहना जहां पर 90% दुनिया की बर्फ पड़ रही हो, भैया मेरे तो एकदम खराब है ना। चिलिंग प्रोस्पेक्ट जहां पर केवल ठंडी है, ये सिर्फ मेरी सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए नहीं, मेटाबॉलिकल सिस्टम के लिए भी थोड़ा अजीब है। सर्कुलेटरी यानी कि जो आपका खून बह रहा है उसका प्रवाह थोड़ा सा, जहां पर ठंडक है तो भैया खून भैया ठीक है ना, द्रव है। जहां पर ठंडक है वहां पर धीरे 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 फ्लो कर पाएगा, और जहां पर ठंडक नहीं है वहां पर तेज तेज फ्लो करेगा। गर्मी अपने आप में उसको तरल बना करके रखेगी, है ना, थोड़ा सा उसको क्या बोलते हैं कि पतला रखेगी तो खून जल्दी जल्दी बहेगा। अब ठंडी में हो तो खून भी अंदर जकड़ेगा ना थोड़ा सा, तो भैया थोड़ा सा धीमे चलेगा ना। तो वही बोल रही है कि सर्कुलेटरी सिस्टम में दिक्कत, मेटाबॉलिकल यानी कि पेट में खाने पीने में समस्या आएंगी, बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन। सिर्फ इन सब चीजों में अंतर नहीं है मेरे यहां पर रहने में, बल्कि इमेजिनेशन भी मुझे अलग लेवल की आ रही है, ठीक है ना। मधु राठी बोल रही भैया कल को पोएट्स एंड पैनकेक्स का लाइव सेशन करवा दो। नहीं बेटा कल नहीं हो सकता, अभी ये चैप्टर खत्म होगा उसके बाद ही होगा जो होगा। पोएट्स एंड पैनकेक्स हमने पढ़ा दिया बेटा, पढ़ लो, मतलब वो उसका बोल दो, अगर तुम्हें चाहिए 1 शॉट तो 1 शॉट में दे दूंगा। सुनाओ भैया, भैया सुनो, मैं NIOS से हूं। ये क्या है भैया? नियोस,
फालतू की बात नहीं करो, मतलब की बात करो यार, पढ़ाई लिखाई में मन लगाओ थोड़ी देर, है ना। चलो बढ़ते हैं। It's like walking into a giant ping pong ball devoid of any human markers। भैया क्या बोल रही है, ये पिंग पोंग बॉल है। पिंग पोंग जैसे तुम क्या वो चीटी खेलते हो, टक 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 टक, ठीक है ना, जैसे तुम टीटी खेलते हो उस वाली बॉल को हम बोलते हैं पिंग पोंग बॉल। तो ऐसा बता रही है कि, और पिंग पोंग बॉल बिल्कुल सफेद होती है, जैसे यहां पर वो रह रही ना अंटार्कटिका में सब कुछ सफेद है, तो वही बता रही है। ऐसा लग रहा है मानो मैं जायंट बहुत बड़ी सी पिंग पोंग बॉल पर रह रही हूं, डिवाइड यानी कि वंचित है कोई भी ह्यूमन मार्कर्स क्या होते हैं, ना तो यहां पर पेड़ है, ना तो यहां पर बिल बोर्ड्स है ना, जहां पर लिखा हो भैया कि दिल्ली का रास्ता इधर है ना, खजुराहो 4 किलोमीटर दूर, ना तो यहां पर बिल्डिंग्स है, कुछ भी ऐसा नहीं जिससे पता चले कि भैया ये अर्थ है ना, मैं वहीं पर रह रही हूं जहां पे रहा करती है, ठीक है। अच्छा, NIOS बोर्ड, यू लूज ऑल अर्थली सेंस। बेटा अगर कोई किसी को समस्या आ रही है रिलेटेड अदर देन यू नो स्टडीज, तो आपके पास एक तरीका है जो आप यूज करोगे, आप मेरी ईमेल आईडी पर मुझे मैसेज करोगे, अपना नंबर मुझे बताओगे और अपना नाम और अपनी क्लास जरूर बताओगे। मैं अपनी ईमेल आईडी सबको बता चुका हूं, ठीक है ना। ओपन बोर्ड से है, अच्छा एसपी, थैंक यू यार फॉर मेकिंग मी अंडरस्टैंड। हेलो बेटा इनक्रेडिबल हल्क, नाम ले ले भाई इनक्रेडिबल हल्क, तुम्हारा नाम असली जो भी हो, ठीक है। यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर। और आप यहां पर क्या भूल जाते हो, जितना भी अर्थली सेंस है, अर्थली सेंस क्या होता है कि भैया आपको सड़क दिख रही होती है, आपको लोग दिख रहे होते हैं, आपको मकान दिखते हैं, आपको पेड़ दिखते हैं, आपको सड़कों पर काफी सारे साइन बोर्ड दिखते हैं ना, दुकानें दिखती हैं। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं जिससे आपको लगे कि आप अर्थ पर रह रहे हो, ठीक है ना। और आप ये भी बोल सकते हो कि भैया टाइम क्या हो रहा है, क्योंकि पूरा दिन एक जैसा दिखता है, रात अंधेरा हो जाता है, बस दिन हो जाता है, समय नहीं पता चलता। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी। और यहां पर जो चीजें देखने को मिलती है, विजुअल स्केल यानी कि जो आपको चीजें देखने को मिलती है वो बहुत छोटी होती है या तो बहुत बड़ी होती है ना। फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटी से बहुत बड़ी तक होती है। जैसे कि यहां पर क्या मिलेगा आपको देखने में, माइट्स एंड माइट्स टू ब्लू वेल्स। माइट्स एंड माइट्स का मतलब है छोटे छोटे इंसेक्ट्स। माइट्स एंड माइट्स का मतलब क्या, छोटे छोटे इंसेक्ट्स से लेकर के आपको बड़ी बड़ी ब्लू वेल्स देखने को मिलेंगी। आइसबर्ग्स देखने को मिलेंगे, इतने बड़े, जितना बड़ा एक देश है बेल्जियम, इतना बड़ा, अभी तक का सबसे बड़ा आइसबर्ग देखा गया जो बेल्जियम के साइज का था, है ना, जो बेल्जियम एक देश है उतना बड़ा था। डेज गो ऑन एंड ऑन, दिन चलते रहते हैं जाते रहते हैं। इन सरल 24 आवर ऑस्ट्रल समर लाइट, है ना। सरल का मतलब है अनबिलीवेबल, आपको पता भी नहीं चलता दिन आपका बीत रहा होता है। सरल का मतलब, ऑस्ट्रल का मतलब क्या है, जो सदर्न स्फीयर के लिए यूज किया जाता है भैया, उसके लिए बोलते हैं ऑस्ट्रल, ठीक है ना। आगे बोलते हैं 24 आवर ऑस्ट्रल समर लाइट एंड अ यूबिक्विटस साइलेंस। और यहां पर एक शांति रहती है, यहां पर यूबिक्विटस का मतलब है हर तरफ एक शांति छाई रहती है। इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवलांच। और यहां पर जो शांति है वो कब कब टूटती है, जब एवलांच होता है। एवलांच यानी कि जब बर्फ टूटती है। काल्विंग आई शीट्स, है ना, जो आई शीट्स हैं बर्फ के ऊपर, वो जब चिटक करके टूट जाती हैं, या फिर कॉन्सिक्रेट्स द प्लेस, या फिर जब क्या होता है भैया इस प्लेस को ब्लेस करती हैं। ये जो आवाजें हैं यही है भैया जो यहाँ की शांति को तोड़ती हैं। कौन कौन सी आवाजें हैं, एक जब एवलांच होता है, जब यानी कि बर्फ टूटती है, या फिर जो ऊपर की आई शीट्स है ना, पतली पतली बर्फ की परतें वो टूट करके गिर जाती तब होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इट्स एन इमर्जन that will force you to place yourself in the context of the earth's geological history। और ये एक ऐसी जगह है that will force you, जहां पर आपको मजबूरन सोचना पड़ेगा कि यार क्या हिस्ट्री रही होगी इस पूरी दुनिया की। आपको इस जगह आकर के आपका दिमाग अपने आप काम करना शुरू कर जाएगा, ठीक है ना। एंड फॉर ह्यूमंस द प्रोग्नोसिस इजंट गुड। और आपको पता चलने लगेगा कि भैया ह्यूमंस के आगे क्या होने वाला है। आप जैसे बोल रहे हो ना, अगर आपको पास्ट जानना है, प्रेजेंट जानना है और फ्यूचर जानना है तो अंटार्कटिका आइए। लेकिन फिलहाल इंसानों के लिए जो फोरकास्ट है, जो आगे आने वाला भविष्य है, वो अच्छा नहीं है, वही यहां पर बताया गया है। एंड फॉर द ह्यूमंस द प्रोग्नोसिस इजंट गुड, क्योंकि भैया काफी सारी गैसेस फैल रही हैं। अभी आपको रीजन भी पता चलेगा आखिरकार इंसानों के लिए फोरकास्ट अच्छी क्यों नहीं है। आगे चलते हैं। ह्यूमन इंपैक्ट, अब यहां पर चैप्टर का दूसरा पार्ट शुरू होता है, इसका नाम क्या है, ह्यूमन इंपैक्ट। आइए जानते हैं। ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैव बीन अराउंड फॉर अ पार्टली 12,000 ईयर्स, है ना। 12,000 साल हुए जब से इंसान इस धरती पर है। बेयरली अ फ्यू सेकेंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक। अगर हम जियोलॉजिकल क्लॉक की बात करें, यानी कि एक धरती कितने करोड़ सालों तक जीवित रहती है, उन करोड़ सालों में से 12,000 साल ही हुए, यानी कि कुछ सेकंड हुए उस हिसाब से, है ना, कुछ सेकंड ही हुए हैं क्या इस धरती पर इंसानों को आए। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव मैनेज्ड टू क्रिएट क्वाइट अ रकस, है ना। और इतने छोटे से ही समय में इंसानों ने क्या किया, रकस यानी कि बहुत ज्यादा परेशानी फैला दी है ना। एचिंग, क्या लिखा है भैया, एचिंग अवर डोमिनेंस ओवर नेचर विद अवर विलेजेस, टाउन, सिटीज, मेगा सिटीज। और हम क्या कर रहे हैं भैया, अपने मार्क कर रहे हैं, क्या, मेकिंग अवर डोमिनेंस। और हम अपना डोमिनेंस, अपना बड़प्पन दिखा रहे हैं कि हम नेचर से भी बड़े। हमने गांव बना दिए, हमने शहर बना दिए, मेगा सिटीज बना दी, मेट्रो बना दी, दुनिया भर का हमने बंटवारा कर दिया, पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, हवा को प्रदूषित करना शुरू कर दिया। क्या सिद्ध करने के लिए कि हम ज्यादा पावरफुल, हम ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं। इस दौड़ में हमने क्या करना शुरू कर दिया, 12,000 साल हुए मात्र आए और हमने इतने सारे चेंजेस कर दिए। उससे कई करोड़ सालों तक भैया डायनासोर थे, ये सब थे, इतने बड़े बड़े जानवर थे, पर उन्होंने इस द
दुनिया धरती का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन ये छोटा सा इंसान जिसको बुद्धि मिल गई, इसने इस दुनिया धरती का बहुत कुछ बिगाड़ दिया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, और जो इंक्रीज है ना भैया, हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, हैज लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पीसीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। इतना हम चीजों को यूज कर रहे हैं, इतना ज्यादा हम उपभोक्ता हो गए, कंज्यूमर बन चुके हैं कि जो बाकी की जो स्पीसीज हैं भैया, उनसे हमारी फाइट चल रही है। किस चीज को लेकर? रिसोर्सेज को लेकर के, है ना। अब भैया जमीन तुम खा लोगे, जमीन का तुम ज्यादा से ज्यादा यूज करोगे तो जो वहां पर कीट पतंगे जो रहते हैं उनका खत्म हो गया। अब तुम भैया जो फल होते हैं उनको भी अपने यहां लेकर के आ जाते हो, सबका सब तो तुम दूसरों का छीन रहे हो ना। दैट इज सकर रकस का मतलब क्या? शोर शराबा। बहुत बढ़िया बेटा, आगे। एंड द unmitigated burning of fossil fuels has now created a blanket of carbon dioxide around the world। और जो भैया फॉसिल फ्यूल्स हैं, है ना, ये जो आप गाड़ी में यूज करते हो, पराली यूज करते हो, है ना, गाड़ी जो धुआं निकलता है, उसने इतना कार्बन डाइऑक्साइड की एक छत बना दी है इस पूरी दुनिया के ऊपर। क्या बना दी है? कार्बन डाइऑक्साइड की एक छत बना दी है, विच इज स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। और धीरे धीरे वो क्या कर रही है? ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ा रही है। क्या बढ़ा रही है? ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ा रही है। कैसे बढ़ा रही है? इसका एक रीजन है, मैं बता सकता हूं, लेकिन वो थोड़ा क्लास लंबी हो जाएगी और ये एनवायरमेंट का पार्ट है, इस चैप्टर का नहीं। तो क्या बता रही है? जो हमने इतनी सारी गंद मचा रखी है, अपना जो लड़ाई लड़ रखी है भैया सारी स्पीसीज से, है ना, इंसान काट रहा है दुनिया भर की स्पीसीज को, उसको खा रहा है, उसका दोहन कर रहा है ना, इतने सारे रिसोर्सेज का यूज कर रहा है। जो जंगल जानवरों के लिए, उन जंगलों पे हम जाकर के रिसोर्ट खोल रहे हैं, वहां पे कुछ भी करने लग रहे हैं जाकर के। इस तरीके से हमने क्या करी? जंग छेड़ रखी। ऊपर से जो फॉसिल फ्यूल्स है, जो आपका पेट्रोलियम है, उसका जो दोहन है, उससे क्या होता है भैया? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और वो हमारे ऊपर एक छत की तरीके है। हमारी पूरी दुनिया को अगर हम घर मान ले तो अपने घर के ऊपर एक छत की तरीके कार्बन डाइऑक्साइड फैल रहा है, और उसकी वजह से हमको बहुत ज्यादा गर्मी का सामना करना पड़ेगा आने वाले समय में। तभी ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा चर्चा में रहने वाली एक डिबेट रहती है। और ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल यानी कि पूरी दुनिया, वार्मिंग यानी कि गर्मी का सामना कर रही है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंट डिबेट्स। क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं कि डिबेट रहती है इसके ऊपर, एनवायरमेंट के ऊपर। जो लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्टेस्ट होते हैं। विल द वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली? क्या जो वेस्ट एंटार्क्टिका की पूरी आइस है, क्या वो पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगी? विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिसरप्टेड? क्या जो गल्फ स्ट्रीम है वो पूरी तरीके से सूख जाएगी, खत्म हो जाएगी, विल डिसरप्टेड हो जाएगी? या फिर विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट? या फिर ऐसा होगा कि ये पूरी दुनिया का अंत होने वाला है बहुत ही जल्दी, ऐसा कुछ होगा? मे बी, शायद हाँ, शायद नहीं। इधर वे दोनों ही तरीके से अंटार्कटिका इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन द डिबेट। आप चाहे किसी भी चीज पर बात कर लो, अगर वो क्लाइमेट से जुड़ी है तो अंटार्कटिका की बात जरूर होती है। Not just because it's the only place in the world which has never sustained a human population and therefore remains relatively pristine in the respect, but more importantly because it holds its ice cores 500,000 years old carbon records trapped in its layers of ice। और ये बात सिर्फ ऐसी नहीं है कि जितनी भी आप डिबेट्स करते हो उसमें अंटार्कटिका का नाम आता है। ऐसा नहीं है कि भैया क्योंकि यहां पर इंसान नहीं था और ये प्रिस्टीन थी, यानी कि एकदम ओरिजिनल कंडीशन में रही है चीज, ऐसा नहीं है। क्योंकि इंसान नहीं आया तो कोई बदलाव नहीं हुए। ये तो एक कारण है कि यहां पर इंसान नहीं आया, यहां पर कोई जानवर नहीं आया, इसलिए यहां के चेंजेस नहीं हुए। साथ ही साथ जो यहां की पुरानी बर्फ है, वो हम उससे हम क्या कर सकते हैं? कार्बन डेटिंग कर सकते हैं, और उसके कार्बन डेटिंग के माध्यम से हम जान सकते हैं दुनिया कितनी पुरानी है, आगे क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या कुछ होगा, उससे हमें पता चलता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं, आगे आ जाओ बहुत जल्दी। If we want to study and examine the Earth's past, present and future, Antarctica is the place to go। फिर से वही बोल रही हैं कि अगर आप भारत के इस पूरी दुनिया के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हो तो भाई अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहां पर आपको जरूर जाना चाहिए। स्टूडेंट्स ऑन आइस, ये एक प्रोग्राम का नाम था। स्टूडेंट ऑन आइस क्या एक नाम है प्रोग्राम का। आई वॉज वर्किंग विद, जिस प्रोग्राम में मैं काम कर रही थी, ऑन द क्या भैया? सोकेल्स्की भाई शिप का नाम है। एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रोवाइडिंग देम विद इंस्पायरिंग एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज व्हिच विल हेल्प देम फॉस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लेनेट। और ये जो प्रोग्राम है जिसका नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस, इस स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के साथ ही मैं काम कर रही थी। और इस प्रोग्राम का मोटिव ही यही है कि बच्चों को लेकर के जाए, हाई स्कूलर्स को लेकर के जाए, इंटर करने वाले स्कूल के बच्चों को लेकर के जाए, कहां पर? अंटार्कटिका पर। वहां पे हो रहे चेंजेस को दिखाए ताकि ये आगे आने वाले समय में पॉजिटिव चेंजेस ला सके एक दुनिया में, क्योंकि यही है भैया जो आगे चल के इस दुनिया को बदलेंगे और प्रमोट करेंगे क्या भैया कि क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से रोका जाए। इट्स बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, 6 सालों से ये ऑपरेशन चल रहा है। हेडेड बाय, और हेड कौन कर रही है? कैनेडियन जियोफ ग्रीन। और इस ऑपरेशन को हेड करने वाले व्यक्ति का नाम है जियोफ ग्रीन, और ये कहां के? कनाडा के रहने वाले हैं। हु गॉट टायर्ड ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटीज एंड रिटायर्ड रिच क्यूरियस सीकर्स हु कुड ओनली गिव बैक इन लिमिटेड वे।
और जो अब बोर हो चुके हैं, पहले वो किन लोगों को ले जाते थे अपनी शिप पर, वो जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते थे या फिर जो अमीर लोग होते थे, लेकिन वो दुनिया को बहुत लिमिटेड वे में दे सकते हैं, वो अपना पैसा ही दे सकते हैं। लेकिन ये बच्चे अगर वहां पर जाएंगे तो आगे आने वाली समय को, आगे आने वाली जो पुस्तें हैं उनको समझा सकेंगे कि किस तरीके से हमको ग्लोबल वार्मिंग नहीं करनी है, कैसे हमको दुनिया के साथ लड़ाई नहीं करनी, नेचर के साथ लड़ाई नहीं करनी है, और दोनों का बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे। आगे देखेंगे विद स्टूडेंट्स ऑन आइस ही ऑफर्ड द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स। आखिरकार बच्चे ही होंगे जो कल की पॉलिसी बना रहे होंगे, कल के नियम बना रहे होंगे, कानून बना रहे होंगे, है ना। अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट द एज व्हेन दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब, लर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्ट। और ये उस उम्र में इन लोगों को ले जा रहे हैं जब वो लोग सीख सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, चीजों को याद कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, और साथ ही साथ वो एक्ट कर सकते हैं आगे आने वाले समय में अपनी इस पढ़ाई का यूज करके, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द रीजन द प्रोग्राम हैज बीन सो सक्सेसफुल, और इस बात का क्या रीजन रहा है कि ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल था, इज बिकॉज इट्स इंपॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल। कि भैया बहुत ही कठिन है कि आप साउथ पोल के पास कभी भी जा सको एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट, और आप इससे अफेक्टेड ना हो, ठीक है ना। इट्स इजी टू बी ब्लेज, है ना, अपैथेटिक अबाउट पोलर आइस केप्स मेल्टिंग व्हाइल सिटिंग इन अ कंफर्ट जोन। जब तक आप वहां पर जाओगे नहीं तो आप एकदम अपैथेटिक हो, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, अरे वहां पर बर्फ पिघल रही है, पिघलती रहे, हमको क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन है ना, अवर रिस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, बट व्हेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग एंड आइस शेल्फ्स कोलैप्सिंग, यू बिगिन टू रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल। अब इस बात को फिर से समझते हैं, वरना तुम कहोगे भैया मजा नहीं आई क्योंकि कठिन वर्ड से। आओ, अरे समझा के मानेंगे। द रीजन द प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल इसलिए है पिछले 6 सालों से, क्योंकि ये इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, ये बहुत ही असंभव बात है कि कोई भी व्यक्ति कहां जा सके भैया, साउथ पोल पर जा सके। और इट इज इजी, ये घर पर बैठ करके बोलना, क्या बोलना, अबाउट पोलर आइस केप्स मेल्टिंग व्हाइल सिटिंग इन द कंफर्टेबल आवर रिस्पेक्टेबल लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या भैया, ये तुम्हारी दुनिया है ना, ये तुम्हारे लैटिट्यूड्स हो गए, ये तुम्हारे लॉन्गिट्यूड्स हो गए। किसी जगह पर ये दोनों काट रहे होंगे ना, ये सारे काफी सारी लाइंस है ना, तो तुम्हारा रिस्पेक्टिव लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड मान लो ये वाला है, तो इस जगह घर पे बैठे हो तुम, लेकिन यहां पर बर्फ पिघल रही है इस जगह पर, तो इस जगह पर जो बर्फ पिघल रही है यहां पर बैठे हुए आदमी को घंटा फर्क पड़ता है, यार पिघल रही, पिघलती रहे, हमारे को क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन जब तुम वहां जाते हो, है ना, यहां पर तुम कंफर्टेबल अपना एसी चला करके रह रहे हो, यहां पर हो रही होने रहे, अभी तुमको क्या फर्क पड़ रहा है, तुम्हारी आने वाली पुस्तकों को भोगना पड़ेगा ना, परेशान होना पड़ेगा ना। बट व्हेन यू कैन विजिबली सी, लेकिन जब तुम यहां पर जाते हो और इन ग्लेशियर्स को भैया पिघलते हुए देख सकते हो, आइस शीट्स को टूटते हुए देख सकते हो, तब तुम सोचना शुरू करते हो कि यार ये जो ग्लोबल वार्मिंग नाम की बला है ना, ये वाकई में असलियत में है और हमें वाकई में समस्या में डाल सकती है। आगे बढ़ो। अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ सिंपल इकोसिस्टम, क्या लिखा है, Antarctica because of her simple ecosystem and lack of biodiversity, it is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions। और अंटार्कटिका क्योंकि एक ऐसी जगह है जहां का इकोसिस्टम बहुत ही सिंपल है और लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यहां पर बहुत ज्यादा तरीके की जनजाति की चीजें नहीं पाई जाती हैं, तो ये बहुत ही परफेक्ट प्लेस बन जाता है ये पढ़ने के लिए, समझने के लिए कि कैसे छोटे छोटे बदलाव, लिटिल चेंजेस, छोटे छोटे बदलाव हमारी क्या बोलते हैं एनवायरमेंट में बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं, बड़े बड़े रेपरकशंस ला सकते हैं, यानी कि बड़े बड़े हमको घाटों नुकसानों को झेलना पड़ सकता है आपके छोटे छोटे चीजों से, ठीक है ना। चलो, बच्चा अगर कोई पूछे नेक्स्ट जनरेशन को प्रॉब्लम क्यों होगी, क्योंकि आज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। थोड़ा सा कॉमन सेंस से अगर सोचें कि आज अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी कि आने वाले समय में ठंडी होना कम हो जाएगी, आने वाले समय में टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि जो अंटार्कटिका में 90% बर्फ है, वो 90% बर्फ पानी भर के पिघल जाएगी। और तुमको पता है जितने भी मेन सिटीज है, मुंबई, विशाखापट्टनम, न्यू, है ना, फ्लोरिडा, और क्या बोलते हैं कि बहुत सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट सिटीज है वो सबके सब कहां है, समुद्र के किनारे। वो सभी के सभी जब पानी का लेवल बढ़ेगा तो वो सब में बाढ़ आएगी, बाढ़ आएगी तो भैया जब पानी ज्यादा बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम गड़बड़ाएगा ना, तो बहुत सारे लोगों की जान चली जाएगी और हमारी आने वाली जो सभ्यता है उसको ऑक्सीजन के लिए मरना पड़ जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे ऊपर छत है अभी। फिर पता चला कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एकदम करीब आ जाएगा, यहां लेवल तक होगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा, आपको ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी मूवीज आई हुई हैं जिससे आप ये चीजें समझ सकते हो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। Take the microscopic phytoplankton, those grasses of the sea that nourish and sustain the entire southern ocean's food chain। अब ये बात कर रहे हैं, अगर आप केवल बात करो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक, ये बहुत छोटी छोटी दिख रही है, क्या है भैया, ये है साइकोप्लैंक्टन। ये क्या काम करती है, ये काम करती है, ये बेसिकली ग्रासेस है, घास है, कहां की, समुद्र की, दैट नरिश एंड सस्टेन द एंटायर सदर्न ओशियंस फूड चेन। ये पूरी की पूरी फूड चेन को क्या करके रखती हैं भैया, कंक्लूड करके रखती हैं। कैसे, दीज सिंगल सेल्ड प्लांट्स यूज द सन्स एनर्जी टू एसिमिलेट कार्बन एंड सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन दिस, क्या लिखा है भैया, वॉन्डरस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यानी कि ये क्या करती हैं, जो छोटे छोटे फाइकोप्लैंक्टन है, ये क्या करते हैं, सूर्य से एनर्जी लेते हैं और जितना भी
कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अपने अंदर कंज्यूम करके उससे ऑक्सीजन प्रदान करके देते हैं, यानी कि हमारे यहाँ बैलेंस बना रहे हैं। एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, लेकिन यही छोटे छोटे जो प्राणी है वो क्या कर रहे हैं भैया, ऑक्सीजन को क्रिएट कर रहे हैं, तो इसलिए बैलेंस को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। साइंटिस्ट ने कहा है दैट अ फर्दर डिप्लीशन इन ओजोन लेयर की, अगर थोड़ा सा और ओजोन लेयर में भैया दरार आना शुरू होती है, विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ साइकोप्लैंथन, तो भैया जो साइकोप्लैंथन है छोटे छोटे, इसमें समस्या आना शुरू हो जाएगी, विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ द ऑल मराइन एनिमल्स एंड बर्ड्स इन द रीजन। इससे क्या होगा, जितने भी मराइन का मतलब क्या है, मराइन का मतलब है जितना भी समुद्री जल जीवन है, अगर साइकोप्लैंक्टन को समस्या आई, कैसे साइंटिस्ट बोल रहे हैं अगर ओजोन लेयर में और ज्यादा क्या बोलते हैं कि छेद हो गए, अंटार्कटिका में सबसे बड़ा छेद पाया गया है, अगर ओजोन लेयर में और ज्यादा जगह पर छेद हो गए, ओजोन लेयर के पार अगर यूवी रेज आने लग गई, तो ये साइकोप्लैंक्टन भैया खतरे में आ जाएंगे, और अगर ये खतरे में आ गए तो आपका ऑक्सीजन बनना कम हो जाएगा, और ये जो मराइन लाइफ है उनके लिए समस्या की बात हो जाएगी, और वो जो वहां पे बर्ड्स रहती हैं उसके इर्द गिर्द उनके लिए समस्या आ जाएगी, समुद्र के पास रहने वाली बर्ड्स, एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और ये जो कार्बन की साइकिल है ये भी खत्म हो जाए। कार्बन साइकिल यानी कि ये भी काम करती है, जो कार्बन है उसको भैया क्या करती है, खा लेती है, और उसके बदले क्या करती हैं, पॉजिटिव चीजें निकाल देती हैं, मतलब कि एक तरीके से ऑक्सीजन निकाल देती हैं। इन द पैरेबल ऑफ द साइकोप्लैंथन, और अगर आप मोरल की बात करो, पैरेबल का मतलब अगर आप मोटी मोटी बात करो, मोरल स्टोरी की बात करो ना साइकोप्लैंथन के बारे में, देयर इज अ ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेसेस। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जाती है, अगर आप साइकोप्लैंथन का एग्जांपल ही लेना चाहते हो, कि अगर आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखोगे तो आपकी बड़ी बड़ी चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। अगर आप हर दिन छोटे छोटे टारगेट्स बना करके 2-2 घंटे के 4-4 घंटे के टारगेट बना करके पढ़ाई करते रहोगे, तो महीने का आउटकम अच्छा आएगा, महीनों का आउटकम अच्छा आएगा तो साल का आउटकम अच्छा आएगा, साल का आउटकम अच्छा आएगा तो 5 साल का आउटकम अच्छा आएगा, 5 साल का आउटकम अच्छा आएगा तो पूरी लाइफ का आउटकम अच्छा आएगा। ऐसे छोटी छोटी चीजें आपके बड़े लेवल पर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। अब ये तीसरी पार्ट आ जाता है वॉक ऑन द ओशियन, पढ़ते हैं वॉक ऑफ द ओशियन को भी। चलो, माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच, क्या लिखा भैया, एपिफनीज है ना, एपिफनीज यानी कि एक्सपीरियंस ऑफ सडन रियलाइजेशन, उनको एकदम से रियलाइजेशन आते थे। बट द बेस्ट अकर्ड जस्ट शॉर्ट टू द अंटार्कटिक सर्कल एट 65.55 डिग्री साउथ, यानी कि इतनी सारी उन्होंने बेस्ट एक्सपीरियंस रियलाइजेशन उनको फील हुए कि यार ऐसा हो सकता है, यार ये गलत है चीजें, उनको सबसे अच्छा कहां पर फील हुआ, 65 पर, ये 60 हो गई तो यहां पर लगभग मान लो 65 डिग्री पर उनको फील हुआ। कोई अच्छी चीज बताएंगी उनको क्या हुआ, बट द बेस्ट अकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल एट 65.55 डिग्री साउथ। दस Sokalsky had managed to wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further. अब देखो इसका मतलब क्या, वेज का मतलब टू फोर्स समथिंग या समबडी टू फिट इनटू अ स्मॉल स्पेस। अब देखो किसी भी तरीके से इस जगह पर, इस एरिया के आसपास ऐसा क्या हुआ, इस एरिया के आसपास हुआ जो इनकी शिप थी जिसका नाम क्या है, सोकेल्स्की, ये क्या कर रही है भैया, 2 आइलैंड्स के बीच फंस गई है, एक तो पेनिनसुला है और दूसरा जिसका नाम क्या भैया, टैडपोल आइलैंड। इनके बीच क्या आ गई, वेज होगी, किसी भी तरीके से इसने अपने आप को बीच में फंसा लिया है, लेकिन विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, लेकिन अब बीच में आ गई तो ये लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, ठीक है ना, ये लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं, द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ, और फिर भैया कैप्टन ने क्या सोचा कि भैया हम लोग आगे नहीं जाएंगे, पीछे की तरफ चलेंगे, यहां से इससे आगे नहीं जाएंगे। बट बिफोर वी डिड, लेकिन इससे पहले कि हम पीछे आते, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशन, कि भैया फिर हम लोग ओशन पे बर्फ जमी हुई है उस समय वहां पर, तो भैया हम सभी को क्या किया, ये प्लैंक इस तरीके का लकड़ी का फट्टा डाला गया और हम लोग कहां पर, ओशन पे चले, जहां पर बर्फ जमी उसके ऊपर हम लोग गए। सो देयर वी वर, हम लोग 52 लोग थे, 52 ऑफ अस, निटेड आउट इन गोर-टेक्स एंड ग्लेयर्स। निटेड आउट यानी कि ये सब इन्होंने कपड़े पहन रखे हैं, अपना ग्लेयर्स यानी कि चश्मे उसमें पहन रखे हैं, है ना, ये निटेड आउट इन गोर-टेक्स क्या है, गोर-टेक्स ये जो कपड़े पहने हुए इनको बोला जा रहा है। वॉकिंग ऑन अ स्टार्क व्हाइटनेस, एकदम सफेद सफेद बर्फ पर चल रहे हैं, दैट सीम्ड टू स्प्रेड आउट फॉरएवर, ऐसा लग रहा है जैसे कि हमेशा यहां पर फैली रहेगी, ठीक है ना। अंडरनीथ अवर फीट वाज अ मेटल, क्या लिखा है, मीटर थिक आइस पैक, और उससे थोड़ा ही नीचे भैया क्या है, लगभग कितना है भैया, अवर फीट वाज अ मीटर थिक, लगभग 1 मीटर लंबी तक मोटी, मतलब इतना समझ लो, 1 मीटर कितना होता है, इतना समझ लो, यहां तक का, इतनी मोटी बर्फ है ऊपर से लेकर के नीचे तक, इतनी मोटी, ठीक है ना, यहां से लेकर के यहां तक की इतनी मोटी बर्फ की शीट है, समझ लो टूटेगी तो है नहीं आसानी से। एंड अंडरनीथ दैट 180 मीटर ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर, और भैया उसके 180 मीटर नीचे से भैया वहां पर पानी है, और वहां पर क्या जी रहे, जीव जंतु है, ब्रीद कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं सॉल्ट वाटर में। इन द पेरीफेरी crab eater seals were stretching and sunning themselves on the icy floes much like stray dogs would do under the shade of the banyan tree। अब देखो ये क्या है भैया, ये है क्रैब ईटर्स, ये क्या है, क्रैब ईटर जो तुमको दिखाई दे रही है, क्रैब खाते, प्यारा दिखता है लेकिन खतरनाक होता है थोड़ा,
क्रैब ईटर्स हैं सील्स, क्रैब ईटर सील्स हैं, इनका नाम क्या होता है? ये सील्स है, ये क्रैब खाते हैं, यानी कि क्रैब को क्या बोलते हैं? केकड़े को खाते हैं। वर स्ट्रेचिंग, ये वहां पर एकदम पड़े हुए, सनिंग देमसेल्फ, सनिंग यानी कि वहां पर थोड़ी बहुत जो रोशनी आ रही है उससे क्या ले रहे भैया? रोशनी से भैया वहां पर मजे ले रहे हैं। अब ऐसे कुत्ते नहीं होते बयान ट्री यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे लेटे होते हैं शेडो में, उसी तरीके ये लोग बाहर है भैया पानी के, और क्या कर रहे हैं भैया? वहां पर अगर थोड़ी बहुत रोशनी है सन की, है ना, सूरज की, तो उसको क्या कर रहे हैं? वहां पर अपने आप को क्या कर रहे हैं? शनिंग कर रहे हैं। इसको नहीं लोग बोलते हैं भैया हम तो वो कर रहे हैं अरे यार क्या बोलते हैं लोग? सनबाथ। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? वहां पर सनबाथ कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशन, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, है ना, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ऐसा इनको यहां पर फील हो रहा है। ठीक है आगे देखते हैं। 9 टाइम जोन्स, मैंने 9 टाइम जोन्स पार किए, 6 चेक पॉइंट्स पार किए, 3 बॉडीज ऑफ वाटर पार किए, मेनी इकोफियर्स लेटर आई वाज स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑफ प्लेनेट। इतना सब कुछ पार करने के बाद मेरे दिमाग में अभी भी क्या चला? किस तरीके से संसार ने अपने आप को बैलेंस किया हुआ है, इस प्लेनेट ने अपने आप को बैलेंस किया हुआ है। हाउ वुड इट बी इफ अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस देन इट वंस यूज्ड टू बी। वो सोचें क्या होगा अगर अंटार्कटिका दोबारा से एक गर्म जगह बन जाए जैसा ये एक समय पर हुआ करता था। विल वी बी अराउंड टू सी इट, क्या हम तब वहां पर होंगे ये देखने के लिए? और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर्स, या फिर हम लोग डायनासोर्स की तरीके हम लोग क्या हो चुके होंगे? पूरी तरीके से विलुप्त हो चुके होंगे, है ना। मैमथ्स एंड वुबली राइनोस, मैमथ्स का मतलब क्या होता है? मैमथ्स का मतलब होता है बड़े बड़े से जो हाथी होते हैं इनको बोलते हैं मैमथ्स, और वुली राइनोस मतलब कि जो राइनोसोरस होते हैं, गेंडे, बड़े बड़े गेंडे के तरीके हम लोग भी जैसे वो चले गए वैसे शायद हम भी चले जाएंगे समय के आगे, ठीक है ना। आगे who's to say, पता नहीं क्या बोला जाए, but after spending 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, लेकिन जब मैंने 2 हफ्ते तक ऐसे यंगस्टर्स के साथ में रही जिनके अंदर वाकई में आइडियलिज्म है, जिनके अंदर ये आशावाद है कि इस दुनिया को बचाएंगे, मदद करेंगे बचाने में, all I can say is that a lot can happen in a million years, मैं इतना ही कह सकती हूं कि इन मिलियन सालों में बहुत सारे चेंजेस हुए, but what a difference a day makes, लेकिन एक दिन भी कितना बड़ा डिफरेंस बना देता है। मतलब कि यहां पर होकर के आई, एक दिन के लिए गए भले, लेकिन कितना बड़ा डिफरेंस हो गया इनकी लाइफ में कि इनका सोचने का पूरा नजरिया ही बदल गया। तो अभी अपन क्या शुरू करेंगे? अब अपन देखेंगे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। अभी आपने देखा पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन, अब इसके तुरंत बाद हम लोग करेंगे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस हल्के नहीं होंगे, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन्हें कर लेते हो तो आप ये समझ लीजिए कि आप बेटा बोर्ड्स में आपको कोई क्वेश्चन रोक नहीं पाएगा अगर आप इन सभी क्वेश्चन का सही आंसर दे रहे हैं। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन चूंकि अच्छे हैं तो मैं आपसे ये कहूंगा आप लोग पहले मेरा आंसर देखें, उससे पहले एक बार ट्राई जरूर कर लें, ठीक है ना। एक बार पढ़ते हैं पहले एक्सट्रैक्ट को, उसके बाद एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। एक्सट्रैक्ट आपसे बोल रहा है, यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर, द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द mites and mites to blue whales and icebergs as big as a country. The largest recorded was the size of Belgium. Days go on and on the surreal 24-hour austral summer light and a ubiquitous silence interrupted only by the occasional avalanche or calving ice sheets consecrates the place. It's an immersion that will force you to place yourself in the context of the Earth's geographical history, and for humans the prognosis isn't good. अब अगर ये अलग से क्लास होती तो मैं इसको पूरे को एक्सप्लेन करता, पर अभी आप पूरा चैप्टर पढ़ के आ रहे हो तो कोई समस्या नहीं होगी, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। आपको बताना है द विजुअल स्केल रेफर्स टू, विजुअल स्केल का क्या मतलब है? मेजरिंग डिवाइस है? नहीं, मेजरिंग डिवाइस की बात नहीं कर रहे भैया। द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रिपरेशन, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं कि कोई प्रिपेयर कर रहा है यहां पर। क्या बोलते हैं? विजनरीज बिलीफ, नहीं, ये भी नहीं सही होगा। बचा क्या? रेंज ऑफ थिंग्स वन कैन सी, है ना। विजुअल स्केल का मतलब क्या है? आप जहां तक देख सकते हो, आपकी आंखें जहां तक देख सकती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, रेंज ऑफ थिंग्स वन कैन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, आपसे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 4 पीपल गिव अस रीजन, 4 लोग हैं जिन्होंने रीजन दिया है, कारण दिया है, फॉर द ऑथर्स फीलिंग, कि भैया ऑथर क्या फील कर रही है उसके बारे में बताया है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सबसे सही है। आइए, पर्सन 1, पर्सन 2, 3 या 4। पर्सन 1 बोलता है, आई थिंक द ऑथर इज बीइंग पैरानॉइड अबाउट लिविंग हर होम टाउन। ऐसा नहीं कि अपने घर को छोड़ने के लिए कोई परेशान हो रही है, ऐसा कुछ नहीं। अकॉर्डिंग टू मी सी इज बेविल्डर्ड बाय द ट्रेवल ड्यूरेशन, कि भैया एकदम से भौचक्की आ गई है कि इतना लंबा ट्रेवल ड्यूरेशन, नहीं, इतना कोई परेशान नहीं है, भौचक्किया ही नहीं, इसलिए भी गलत हो जाएगा। एज फार एज आई कैन जज, तिशानी इज बीइंग हाइपोक्रिटिकल बिकॉज सी इज कंपेयरिंग द 2 प्लेसेस, कहीं पर भी प्लेसेस का कंपैरिजन नहीं, इसलिए भी गलत है। तो बचता है ऑप्शन नंबर 4, ऑब्वियसली। इन माय ओपिनियन सी इज अमेज्ड,
बोल रही है ना भैया मैं अमेज्ड हूं, है ना, वंडर कर रही हूं कि यार कितनी बड़ी जगह है, और किस चीज पर, द ग्रैंडियोर ऑफ द आईसी रीजन। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पर्सन 4 बिल्कुल सही बात कर रहा है, बिल्कुल सही तरीके से देख पा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिट्स द कैटेगरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑफ टू द माइटी। अब आपको क्या बताना है, माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी। अब यहां पर दो चीजें, एक तरफ लिखा है ट्रेस ऑफ अ स्किन सेल, देन ट्रेस ऑफ अ बर्ड्स एग, फिर भैया अ ग्रेन ऑफ राइस, फील्ड ऑफ व्हीट। अब आपको समझना क्या है, एक तरफ बोल रहा है माइक्रोस्कोपिक यानी कि बहुत छोटी सी चीज, और दूसरी तरफ बहुत बड़ी सी चीज, ऐसा कुछ बताना है। एक तरफ बहुत छोटी सी चीज और दूसरी तरफ बहुत बड़ी सी चीज, ऐसा कुछ दिखाना है। और इन दोनों के बीच का क्या दिखाना है भैया, रेशियो, क्योंकि तुमको पता है ना माइक्रोस्कोपिक यानी छोटा और माइटी यानी बड़ा। तो ग्रेन ऑफ राइस जरा सा होता है, अगर आप चावल का दाना लो जरा सा होगा, लेकिन भैया जो धान की खेती होगी बहुत बड़ी होगी। तो ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही एग्जांपल है, एक तरफ छोटा है दूसरी तरफ बहुत बड़ा है। ट्रेस ऑफ स्किन सेल, ट्रेस ऑफ बर्ड्स एग, भैया अल्टीमेटली है तो छोटी चीज, तो दोनों छोटी है। आई स्कूप ऑफ आइसक्रीम एंड आइसक्रीम कोन, भैया स्कूप ऑफ आइसक्रीम में इतनी आएगी तो कोन में थोड़ी ज्यादा आ जाएगी, बहुत बड़ा अंतर नहीं, इसलिए भी गलत है। फिर देखते हैं अ ड्रॉप ऑफ वाटर, एक पानी की बूंद और सीधे पैसिफिक ओशियन, भैया ये तो एक पानी की बूंद और सीधे पैसिफिक ओशियन, ये भी बिल्कुल सही है। तो 2 और 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, मेरे को कह रहा है फोन चूज द ऑप्शन लिस्टिंग द एलिमेंट्स दैट इन्फ्लुएंस वन टू थिंक ऑफ अर्थ फिजिकलिटी। चूज द ऑप्शन लिस्टिंग द एलिमेंट्स दैट इन्फ्लुएंस वन, जो किसी को इन्फ्लुएंस करे कि भैया अर्थ की फिजिकलिटी क्या है, ठीक है ना। ब्रेकेज ऑफ एन आइसबर्ग फ्रॉम ग्लेशियर, बिल्कुल सही है, इससे अर्थ के होने का पता चलेगा कि यार यहां पर वाकई में अर्थ, देखो चीजें टूट रही हैं। माइट्स एंड माइट्स, इससे रिलेशन खास नहीं है। अ रेगुलरली सीन अवलांच, हाँ एवलांच भी बिल्कुल ठीक चीज लगेगी, है ना। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 1 और 3, वो तो है नहीं, तो 1 के साथ 2 है या 1 के साथ 4 है, तो आपको 1 के साथ 4 के साथ जाना पड़ेगा। समर लाइट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, वो चीजें जो रिलेट कर रही हैं किसी भी तरीके से अर्थ के क्लाइमेट से। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही आ गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब इसको पढ़ने से पहले ही सीधे करने की कोशिश करते हैं। हाउ डज द एब्सेंस ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन अंटार्कटिका मेक इट सिग्निफिकेंट इन द क्लाइमेट चेंज डिबेट। अब आप ये बताओ अंटार्कटिका इंपॉर्टेंट कैसे बन जाता है क्लाइमेट चेंज डिबेट में, क्योंकि यहां पर सिर्फ ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं, अगर इतना ही है कि यहां पर ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, तो सिर्फ इस बात से इंपॉर्टेंट कैसे बन जाता है, ऐसे इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि यहां पर लोग नहीं आए, इसका मतलब ये अभी भी अपने परपेचुअल फॉर्म में होगा, और यहां पे जो चेंजेस होंगे वो एक्चुअल चेंजेस होंगे, और आप उनसे पता लगा सकते हो। बाकी आपके सामने आंसर लिखा है सेम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाई इज क्लाइमेट चेंज डिस्क्राइब्ड एज हॉटली कंटेस्टेड। हॉटली मतलब काफी सारे लोग इस पर कंटेस्ट करते हैं, वाद विवाद करते हैं। इशू इन द एक्सेप्ट वाइड, दिस इज सो बिकॉज, ऐसा क्यों है, क्योंकि इस यूनिवर्सल एग्रीमेंट की, भैया यूनिवर्सल एग्रीमेंट हुआ है ना, कॉज एंड इंप्लीकेशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्या है भैया, इस प्लान्ड पाथ अहेड अबाउट हाउ टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज, भैया एकदम कोई प्लान्ड पाथ है, ऐसी भी बात नहीं कही गई चैप्टर में। आगे बढ़े अगर, आर डिफरिंग व्यूज, है ना, डिफरिंग व्यूज ऑन द कॉजेज एंड इंप्लीकेशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। हाँ डिफरिंग हो सकते हैं ना, डिफरिंग व्यूज हो सकते हैं, अदल मतलब बदले हुए लोगों के विचार हो सकते हैं, तभी कंटेस्टेड है ना, तभी तो डिबेट होगी ना जब लोगों के विचार बदले हुए होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एनालॉजी ऑफ अ टाइम मशीन, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है कि भैया टाइम मशीन को किस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो, किसके साथ, किस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो, कार्बन रेटिंग से, कार्बन रिकॉर्ड से। देखो टाइम मशीन आपको क्या मौका देती है कि आप समय में पीछे जा सको, समय में आगे जा सको। वैसे ही जो कार्बन रेटिंग है उससे आप समय में पीछे जाकर के पता कर सकते हो, उससे आपको समय के बारे में पता चलता है पहले क्या रहा होगा। आप यहां पर आंसर दे सकते हैं, जस्ट लाइक अ टाइम मशीन would allow us to observe past events, carbon records allow us to observe past climate conditions, है ना। past climate conditions आप किसके माध्यम से जान सकते हो, आप जान सकते हो कार्बन रिकॉर्ड्स के माध्यम से। सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक, हाँ चलिए, गिव वन रीजन, आपको एक कारण देना है, मैंने 2 दे दिए हैं, चलो किस चीज का देना है देखते हैं। राइटिंग, व्हाई द राइटिंग स्टाइल ऑफ द एक्सट्रैक्ट, कि भैया जो राइटिंग स्टाइल है वो कैसी है भैया, फैक्चुअल है, यानी कि फैक्ट्स बहुत बताए और इन्फॉर्मेटिव है। अरे यार कितने सारे फैक्ट्स तो बताए हैं, देखो ये फैक्ट्स था भैया, सीधे सीधे भैया, बिकॉज द राइटर प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन इन द स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, या फिर बिकॉज द राइटर अप्लाइज अ थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू एंड अवॉइड द यूज ऑफ पर्सनल ओपिनियन और इमोशनल लैंग्वेज। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, अब यहां पर क्या बताना है, यहां पर बताना है रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टीन। अरे ये लाइन पढ़ो अंडरलाइन वाली, रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टीन। प्रिस्टीन का मतलब क्या है, प्रिस्टीन का मतलब होता है इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन, इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन, है ना, वो जगह एकदम प्रिस्टीन रहती है, कोई भी वहां पर है नहीं। तो इसका क्या मतलब है अंडरलाइन वर्ड का, स्टेज एज इट इज थ्रू द ईयर, नहीं, पूरा साल बदलाव तो होते हैं। बिकम्स अ परफेक्ट प्लेस टू ट्रेवल, नहीं ऐसा भी नहीं है।
इज लेफ्ट टू बीन एन अनकरप्टेड एरिया। अनकरप्टेड एरिया का मतलब क्या है, यहां पर कोई भी रहता नहीं, इसीलिए यहां की चीजों को कोई चेंज करने के लिए नहीं आता। ऑप्शन नंबर सी है ना, जो भी चेंजेस होते हैं वो प्रकृति के द्वारा होते हैं, इंसान के द्वारा चेंजेस नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है, स्टूडेंट ऑन आइस इज डैश हेडेड बाय जी ऑफ ग्रीन। भैया क्या ये ट्रेवलॉग वृत्तांत नहीं है, एक्सपेडिशन है। क्या है, एक्सपेडिशन। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ऑड वन आउट आपको यहां पर ढूंढ करके निकालना है। पढ़ते हैं। सुमित क्या करता है, 10% ऑफ हिज मंथली इनकम डिनोट करता है इन्वायरमेंट फ्रेंडली एनजीओ में। ठीक है, बड़ा पॉजिटिव काम कर रहा है ये तो। आगे, मनमीत और उसके ट्विन प्लांट अ न्यू प्लांट। क्या, मनमीत एंड हर ट्विन, अच्छा उसका जो जुड़वा भाई है, प्लांट अ न्यू प्लांट। भैया ये लोग क्या करते हैं, नया प्लांट, नया पेड़ लगाते हैं ऑन देयर बर्थडे इवेंट। बहुत अच्छी बात है, ये तो पॉजिटिव बात है, इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है। फिर बोल रहे हैं विवेक क्या है, इन्वेस्ट कर रहा है इको फ्रेंडली में, बहुत बढ़िया, ये तो पॉजिटिव बात है। ठीक है ना, इको फ्रेंडली कॉस्मेटिक्स खरीद ले, लेकिन दैट आर पैकेज्ड इन प्लास्टिक कंटेनर्स, ये निगेटिव हो गया भैया, ये इको फ्रेंडली नहीं। जहां पर प्लास्टिक आ गई वहां पर क्लाइमेट चेंज अपने आप घुसता हुआ चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बाकी सारे ऑप्शंस पॉजिटिव जा रहे हैं, लेकिन यही वाला इसमें निगेटिविटी की भी झलक दिखाई दे रही है, इसलिए ऑड वन आउट है। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, पिक द ऑप्शन दैट कैरेक्टराइजेस द सेलिब्रिटीज बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सट्रैक्ट। ठीक है ना, ओवर अचीवर नहीं बोला गया है, जेलस नहीं बोला गया है, अरे तो 3-4 ही बच्चे का यार आंसर ही। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है ना, अब देखते हैं, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द रीजन ऑफ ग्रीन्स प्रोग्राम। भैया जो ग्रीन है ना, जी ऑफ ग्रीन, उनके प्रोग्राम आखिरकार वो क्यों कर रहे हैं। मेकिंग यंगस्टर्स रियलाइज द गोरी रियलिटी ऑफ द प्लेनेट। गोरी मतलब कि जो वायलेंट रियलिटी है इस प्लेनेट की, किस तरीके से हमने पेड़ों को काटा, इंसानों को काटा, बिल्कुल सही है। प्रोवोकिंग द यूथ टू थिंक अबाउट द फ्यूचर अर्नेस्टली, बिल्कुल सही है कि भैया ये लोग फ्यूचर के बारे में सोच सके। तो एक और दो अपने आप में ही सही हो चुके हैं, आगे क्यों ही पढ़े। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, complete the sentence appropriately with reference to the extract. The writer refers to educational opportunities inspiring because. इसको पढ़ो, एक क्वेश्चन तो तुम्हें भी पढ़ने के लिए मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which one of the following would not be life changing experience। ऐसा क्या है जो लाइफ चेंजिंग नहीं है, ये तुम्हारे ऐसे बच्चों के लिए ही होगा। चलो, बीइंग गिवन द लीड रोल इन अ प्ले, नहीं, अगर आपको लीड रोल मिलेगा तो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो जाएगा बेटा, ये तो गलत है, बिल्कुल लाइफ चेंजिंग है, आपका नॉट बताना है। गोइंग ऑन एडवेंचर ट्रिप, भाई एडवेंचर ट्रिप जाओगे वहां पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वो एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है, गलत हो गया। ये भी तो गई थी ना एडवेंचर करने, लेकिन लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो गया ना। मीटिंग अ ग्रेट लीडर यू एडमायर, ये भी नहीं होगा, ये भी एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन प्लेइंग अ वीडियो गेम कभी नहीं हो सकता है ना। आप जो रील्स देखा करते हो वो कभी लाइफ चेंजिंग नहीं हो सकती, आप जो मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो उससे कभी लाइफ नहीं चेंज हो जाएगी, है ना। बहुत बढ़िया स्पेलिंग लिख डाली हमने मोटिवेशनल की, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्लेइंग अ वीडियो गेम। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन एक्सट्रैक्ट। आप बताइए टाइटल क्या होना चाहिए। एडवेंचर विद अ मिशन, अरे पहला ही आंसर बिल्कुल अच्छा लग गया मुझे तो, पर तब भी देखूंगा मैं, भैया एडवेंचर भी और मिशन भी है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Why does the writer refer to act as more important? वो क्यों बोल रहा है एक्ट करना ज्यादा जरूरी है एब्जॉर्व और लर्न से, क्योंकि सीख तो हर कोई आदमी जाता है, लेकिन जब तक आप एक्ट नहीं करोगे तब तक उसके परिणाम आगे निकल करके नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। इसका क्या मतलब था चैप्टर में, आप लोग साइकोप्लैंथन्स के बारे में पढ़ रहे थे, उसी से रिलेटेड है भैया। वी शुड टेंड टू स्मॉलर ग्रासेस, स्मॉल ग्रास थी ना, विच इवेंचुअली बिकम अ पार्ट ऑफ द फूड चेन इन ऑर्डर टू एक्सपेक्ट बिगर थिंग्स लाइक एनिमल्स एंड ह्यूमन लिव्स टू चेंज। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, अब आप सोच रहे होगे यहाँ पर किटकैट क्यों दिख रही है, तो जब मैं पेड क्लास में इसको पढ़ा रहा था, ये वाला क्वेश्चन पेड क्लास में भी था, कुछ क्वेश्चंस नहीं होते लेकिन कुछ क्वेश्चंस पेड से उठाकर भी लाता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये किटकैट क्वेश्चन हुआ करता था। अब आप लोग तो भैया रिकॉर्डिंग देख रहे होगे तो कोई बात नहीं, मैं ही बता दूंगा, वरना जो सही बताता था उसको मैंने किटकैट दी है। मतलब किटकैट कैसे देते थे, 30 रुपए फोन पे या पेटीएम कर दिया करते थे। 3-4 बच्चे थे जिन्होंने सही बताया। चलो पढ़ते हैं। अंटार्कटिका इज द कॉस्मिक व्यू ऑफ वॉट एवर इज हैपनिंग टू अवर प्लेनेट। अब देखो कॉस्मिक व्यू है वो, कॉस्मिक व्यू का मतलब समझे कि अगर तुम ये अर्थ हो तो तुम अर्थ के ऊपर से भी देख पा रहे हो अर्थ को, पूरे के पूरे अर्थ को, तो यानी कि अंटार्कटिका कॉस्मिक व्यू है, यानी कि अंटार्कटिका के अंदर अर्थ आएगा। ये वाला ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही बैठेगा। इसलिए ये अच्छा क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। भैया कौन से स्टेटमेंट आपके चैप्टर में मिल जाएंगे। अंटार्कटिका इज द लेसन इन इटसेल्फ फॉर द रीडर्स ऑफ द टेक्स्ट। बिल्कुल अंटार्कटिका अपने आप में एक लेसन है। अंटार्कटिका गिव्स एन इंसाइट इनटू द डैमेज बीइंग डन टू द अर्थ बाय ह्यूमैनिटी। ये भी बात बिल्कुल सही है कि वो बताता है कि जो ह्यूमैनिटी ने डैमेज किया है संसार पर वो कितना बड़ा है। तो एक और दो दोनों ही सही है। 1 कैन बी इन्फर्ड गलत हो गया, 1 कैन नॉट, 1 and 2 बोथ कैन बी इन्फर्ड। ऑप्शन नंबर सी बेटा बिल्कुल सही है, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब ये हलवा क्वेश्चन है 3-4, वो बता दो फटाफट से। ऑथर कौन है भैया लेसन की, आप सभी जानते हैं, चित्रा दास है, नहीं है, गलत हो जाओगे, तिशानी दोषी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हलवा क्वेश्चन ये भी, व्हाट डज द लेसन रिवॉल्व अराउंड, किसके अराउंड ये लेसन घूम रहा है भैया, अंटार्कटिका किधर है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द जर्नी टू द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रिजर्व्ड प्लेस अंटार्कटिका, वहां जाने का पर्पस क्या है, टू सेंसिटाइज द यंग माइंड्स टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज को जान सके और समाज में परिवर्तन ला सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, विच प्रोग्राम का नाम बताओ भैया, जियोफ ग्रीन्स स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, व्हाई डिड जियोफ डिसाइड टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट्स ऑन द जर्नी, आखिरकार उसने क्यों, जो ग्रीन जियोफ है उन्होंने क्यों सोचा कि वो हाई स्कूल स्टूडेंट्स को लेकर के जाएंगे जर्नी पर, सो दैट टू मेक देम अंडरस्टैंड देयर प्लेनेट एंड रिस्पेक्ट इट, दिस इज द रीजन हियर, ठीक है ना। तो यहां पे आपका आई थिंक ये चैप्टर खत्म होता है। हाँ, अब अगर आप में से किसी भी व्यक्ति को कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई बात करनी है, तो आप लोग ईमेल आईडी का यूज करेंगे aditya.tiwari@adda247.com, ठीक है, adda247.com। आप इस पर मुझसे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं इफ यू हैव एनी क्वेरी। और आप लोगों को 2-3 चीजें जरूर बतानी है, खास करके अपना नाम बताना आपको बहुत जरूरी है। दूसरा आपको बताना है भैया आपकी क्लास कौन सी है। तीसरा आपको बताना है आप वाईटी स्टूडेंट हो या पेड स्टूडेंट हो, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर हो सके तो आप अपने सब्जेक्ट्स बता देना मुझे, है ना, कि आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं अगर आप लोग ईमेल कर रहे हो। और एक चीज जो मैंडेटरी नहीं है, आप अपना मोबाइल नंबर बताएंगे, खास करके वो वाला मोबाइल नंबर जो टेलीग्राम से या फिर व्हाट्सएप से कनेक्टेड हो। ये मैंडेटरी नहीं है, ये आप चाहे तो भेज सकते हैं, नहीं चाहे तो आप ऐसे भी केवल टेलीग्राम के थ्रू अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। और अगर आपको वाकई में ये सेशन अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट करेंगे, और अगर आपको वाकई में सेशन अच्छा नहीं लगा है तो भी आप कमेंट करेंगे, मुझे बताएंगे कि भैया ये हो सकता था, कुछ और हो सकता था, कुछ नहीं समझ में आया तो वो भी लिखे। बाकी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा उसका आप आंसर जरूर देंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर हाँ आपको किसी प्रकार कोई कोर्स लेना है अड्डा से तो आप लोग यूज कर सकते हैं S743 कोड, और ये कोड आपको देगा एटलीस्ट 17% का डिस्काउंट, वो भी फ्लैट डिस्काउंट, और कभी कभी आपको 20% का भी देगा, ठीक है ना। तो आप कभी भी लगाएं, कोड जरूर लगाएं, सीधे सीधे कोई चीज ना परचेज कर ले, अदरवाइज आपको महंगी पड़ेगी। मिलते हैं अगले सेशन बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।